कहानी की शुरुआत कुछ झुग्गियों और इधर उधर भागते बच्चों से होती है। उनमें से दो बच्चे ऊपर देखते हैं और कुछ देखते हैं। यह कोई और नहीं बल्कि एक गोलेम है जो उनकी ओर बढ़ रहा है। कुछ बच्चे गोलेम से कहते हैं कि जल्दी करो और उनके साथ व्यापार करो ताकि उन्हें कुछ खाना मिल सके। कोई बताता है कि सेक्टर 50 के अंदर एक गोलेम है और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आया है या उसका मालिक कौन है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप उसे कबाड़ देंगे तो वो आपको खाना देगा। गोलेम की आंखें लाल हो जाती हैं और फिर वो देखता है, मुड़ता है और चला जाता है। बच्चे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि कल उसने टॉर्च ली थी, लेकिन कभी कभी वो आपको खाना नहीं देता। बच्चे हैरान है कि वो उसे क्यों नहीं ले रहा है और हम देखते हैं कि एक और लड़का ऊपर से देख रहा है जबकि उसका दोस्त उसे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो उस पर हमला करता है तो वो जवाबी हमला करेगा। वो ये भी चेतावनी देता है कि गोलम के सड़क पर घुसने और लोगों को मारने की घटनाएं हुई है। लड़का उत्सुक दिखता है, फिर अपने कबाड़ के ढेर से छलांग लगाता है और गोलेम के ठीक सामने आ जाता है। फिर वो अपने बैग का पट्टा उतारना शुरू करता है और गोलेम को उसे ले जाने के लिए कहता है। गोलेम की आंखें लाल हो जाती है और वो धीरे से बैग को पकड़ता है, उसे अपने सिर के ऊपर उठाता है और लोहे के दानव की तरह उसे अपने मुंह में डालता है। हर कोई हैरान है कि वो फिर से केवल अपने सामान को ही क्यों ले रहा है और इतना क्यों ले रहा है। गोलेम फिर बच्चे के बैग में बदले में ढेर सारा खाना डालना शुरू कर देता है। बाकी लोग ईर्ष्या करते हुए कहते हैं कि यह समझ में नहीं आता है और वे हैरान है कि वो हर बार इतना कैसे ले जाता है। ये लगभग 3 दिनों के लिए पर्याप्त होगा। वे उस पर कूदने की भी बात करते हैं, लेकिन उनमें से एक बात करना शुरू कर देता है क्योंकि हमें पता चलता है कि उसका उपनाम 17वीं स्ट्रीट का भूत है। फिर वो उसी गली में कूद जाता है जो सेक्टर 50 का भी हिस्सा है। जैसे ही हम लड़के को एक गली में प्रवेश करते हुए देखते हैं, हम देखते हैं कि वो चलता रहता है, लेकिन हम सुन सकते हैं कि वो अकेला नहीं है क्योंकि उसके पीछे कई कदमों की आहट है। उसे पता चलता है कि 7 लोग हैं और वह उनसे खुद को दिखाने के लिए कहता है, ये पूछते हुए कि वे उसके पीछे कितनी देर तक चलने वाले हैं। हमें पता चलता है कि लड़के का नाम रे है और वे कहते हैं कि उसके पास कुछ अच्छी समझ है क्योंकि वे उसका बहुत ध्यान से पीछा कर रहे थे। हमें पीतल की अंगुलियों वाला एक बच्चा दिखाई देता है। हमें पता चलता है कि बच्चे का नाम रॉन है। ग्रे कहता है कि उसने उसे पिछली बार चेतावनी दी थी कि अगर वो फिर से उसके सामने आया तो वो ये सुनिश्चित करेगा कि वो कभी चल न सके। रॉन हंसता है, ये पूछते हुए कि क्या वो वास्तव में सोचता है कि उसने उसे पिछली बार की तरह जाने दिया था। वो रे से कहता है कि वो फ्राइज को बैग में रख दे दोस्त, अगर वो ऐसा करता है तो वे उसे सुरक्षित और स्वस्थ छोड़ देंगे। रे उसे झूठा कहता है कि वो उसे ऐसे ही नहीं जाने देगा। यहाँ के बच्चों के बीच एक कहावत है, 17वीं स्ट्रीट पर एक भूत रहता है, एक सफेद भूत जो चुपचाप और भावहीन होकर यात्रा करता है और आप कभी भी भूत की आंखों में नहीं देख सकते, अन्यथा आप अपने झूठ में पकड़े जाएंगे। रॉन के हाथ कांपने लगते हैं और वो अपने डर को गुस्से से छिपाने का फैसला करता है। वो राय को घमंडी कहता है और कहता है कि वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं कह पाएगा। राय उसके मुखे को चकमा देता है और पैर बाहर निकालता है। इससे रॉन लड़खड़ा जाता है। फिर वो मुड़ता है और रॉन को उसकी शर्ट के पीछे से पकड़ता है और पेट पर एक और मुक्का मारता है। रॉन बेहोश हो जाता है और फर्श पर गिर जाता है। बाकी बच्चे उसका नाम चिल्लाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वे अपने लड़के को इस तरह हारने नहीं दे सकते। वे तय करते हैं कि उन्हें मिलकर उससे लड़ना होगा। सभी राय की तरफ दौड़ते हैं। उनमें से एक बल्ला लेकर हवा में उछलता है और वे उसके नीचे झुक जाता है। वो हमलावर के चेहरे पर कोहनी मारता है। दूसरा बच्चा उसे देखने के लिए दौड़ता है, लेकिन फिर से पकड़ा जाता है। खून खराबा होता है, लेकिन राय चुप नहीं रहता। वो उनकी उलझन का फायदा उठाता है और एक फ्लाइंग नी से हमला करता है। फिर वो मुड़ता है और आखिरी बच्चे की तरफ देखता है। बच्चे चिल्लाने लगते हैं और उन्हें पीटा जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद आर-वाई कहता है कि और लोगों को लाने से कुछ नहीं बदलेगा। रॉन अब उससे डरता है, उसे राक्षस कहता है और कहता है कि उसे उसके और करीब नहीं आना चाहिए। आर-वाई कहता है कि उसने उससे पहले ही कह दिया था कि वो ऐसा करेगा कि वो फिर कभी चल नहीं पाएगा। वे देखते हैं कि रॉन अपनी पीठ के पीछे एक चाकू रखता है और वो आर-वाई को राक्षस कहता है और कहता है कि उसे उसके और करीब नहीं आना चाहिए। आर-वाई उसे देखता है, ये देखकर कि उसका हाथ कांप रहा है और कहता है कि राक्षस शायद उसके लिए एक अच्छा नाम हो सकता है। वो कहता है कि जब वो लगभग 10 साल का था तो उसे पता चला कि वो दूसरे लोगों से अलग है। हम देखते हैं कि उसका पैर पूरी तरह से खरोंच गया था और कुछ अन्य बच्चे आश्चर्य करते हैं कि वो रो क्यों नहीं रहा है और क्या उसके पैर में दर्द नहीं हो रहा है। आर-वाई बस आश्चर्यचकित है कि अगर उसे दर्द हो रहा है तो वो रो क्यों रहा है। एक और बार जब उनके एक दोस्त पर 7th स्ट्रीट के बच्चों ने हमला किया था और वे आश्चर्यचकित थे कि वे को गुस्सा क्यों नहीं आया। बेशक वे को नहीं पता था कि वो शुरू में ही गुस्सा क्यों होगा। एक लड़का मर गया और सब रो रहे थे, सिवाय राय के जो बिना किसी भावना के बैठा था। सब कह रहे थे कि उसमें कुछ गड़बड़ है और वो इतना डरावना है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। तभी उसे एहसास हुआ वो महसूस नहीं कर सकता जिसे दूसरे लोग भावनाएं कहते हैं। वो सोचता है कि क्या वो गलत है और क्या वो भी बाकी लोगों जैसा बनना चाहता है। बहुत से लोग सोचते थे कि क्या वो कभी सीख पाएगा कि भावनाएं असल में क्या होती है। अब भी 6 साल बाद भी वो उन्हें महसूस नहीं कर पाता।
लेकिन वो दूसरों की भावनाओं को पढ़ना जानता है। राय फिर रॉन को बताता है कि ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करना यहाँ का एक अंतर्निहित नियम है और पूछता है कि क्या वो वाकई ब्लेड लाया है, क्योंकि उसने शुरू से ही उसे चाकू मारने की योजना बनाई थी। रॉन कहता है कि उसने उसे कूड़ेदान से उठाया था। राय समझ सकता है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि बच्चे के सीने के चारों ओर बैंगनी रंग का ओढ़ा है। वो कहता है कि वो उसके सीने के अंदर मौजूद बर्तन के रंग को देखकर बता सकता है। वो एक ऐसी दुनिया देख सकता है जो दूसरे नहीं देख सकते। सभी लोगों के अंदर एक छोटा बर्तन होता है और जब वो कुछ खास भावनाएं महसूस करते हैं तो वो भर जाता है। मन इन बर्तनों को भरता है। क्रोध, नफरत और प्यार का परिणाम लाल मान होता है। उपहास और उदासीनता का परिणाम नीला होता है। खुशी और उत्साह पीला होता है। और भी अनगिनत रंग है। उसकी दुनिया इन सभी प्रकार के मानों से भरी हुई है। कितना सुंदर दृश्य है। रॉन अभी भी कांप रहा है और ये दिखावा कर रहा है कि अगर वो और करीब आया तो वो उसे सचमुच चाकू मार देगा। अब जब हम करीब से देखते हैं तो हम देखते हैं कि यह एक गहरा काला मान है और राय कहता है कि यह बहुत डर है। वो धीरे धीरे रॉन की ओर बढ़ने लगता है जो उसे रुकने के लिए कहता है। बंद पीछे की ओर लड़खड़ाता है और दीवार से टकरा जाता है और डर से कांपते हुए उसकी आंखें लगभग पूरी तरह से सफेद होने लगती हैं। राय कहता है कि उसके जैसे झूठे को सजा मिलनी चाहिए और वो उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है। फिर वो कहीं और कूद जाता है। जैसे ही राय पुल के नीचे से गुजर रहा होता है वो एक आश्रय की ओर जाता है और अंदर जाता है। बच्चों में से एक उसे पुकारता है और हमें पता चलता है कि बच्चे का नाम पेल है जो अंडरपास के बच्चों का नेता है। बाकी बच्चे राय को गले लगाते हैं और कहते हैं कि उन्हें खुशी है कि वो यहाँ है। पेल कहता है कि उन्हें आज की अपनी सारी कमाई चेक करनी चाहिए। जैसे ही सभी बच्चे बताते हैं कि उन्होंने क्या पाया और कमाया है, हम देखते हैं कि उनके पास बहुत कुछ नहीं है। पेल को भी नहीं पता कि क्या वे इसे 7 लोगों में बांट सकते हैं। राय उन्हें वो सब दिखाता है जो उसने गोलेम से पाया है और वे कहते हैं कि उन्हें उससे उतनी ही उम्मीद थी। ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि गोलेम ने उनकी हर कोशिश को नजरअंदाज कर दिया, जबकि राय उसे समझाता है कि गोलेम सिर्फ वो जादुई चीजें लेता है जिनके पास मैना बचा होता है, जिसे वो लोग नहीं देख पाते जिनके पास वो हुनर नहीं होता। पेल कहता है कि अब वे खाना बांट सकते हैं और राय की बदौलत उन्हें आज भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वो सबसे छोटी जोसेफिन से शुरू करता है और फिर बाकी बच्चों के साथ आगे बढ़ता है। राय पीछे से निकल जाने का फैसला करता है और सोचता है कि उनके पास सबके लिए कभी भी पर्याप्त खाना नहीं था और उसे गोदाम जाना पड़ेगा। उसका कर्तव्य है कि वो इस ग्रुप का समर्थन करे क्योंकि उसे अपनी जान देनी है। 1 साल पहले हम उसे बर्फ में ढका हुआ देखते हैं और कुछ बच्चे उसे वहां देखकर दौड़ते हैं। वे उसे बर्फ से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं और वह याद करता है कि उसने कैसे सोचा था कि इस तरह मरना ठीक होगा, लेकिन बच्चे देखते हैं कि वो वास्तव में जीवित है और वास्तव में राहत महसूस करते हैं। वो कहता है कि वो हमेशा अपने कर्ज चुकाएगा, चाहे एहसान या प्रतिशोध के माध्यम से। पेल उसे पुकारता है और वे देखता है। पेल उसे बताता है कि उसे भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। बी सिर हिलाता है और कहता है कि वो वास्तव में भूखा नहीं है। अपना सिर घुमाते हुए उसका पेट गड़गड़ाता है और पेल कहता है कि उसका पेट असहमत लग रहा है। वो एक पटाखे को आधा तोड़ता है, उसे रे को देता है और पूछता है कि क्या वो बता सकता है कि अभी काली बारिश हो रही है। वो समझाता है कि जादूगरों ने दुनिया में बहुत सारे जादू का इस्तेमाल किया है जिससे मौसम पर असर पड़ता है। हो सकता है कि मोनोलेस चीजों का कोई रंग न हो। जाहिर तौर पर जादूगर जुगियों में रहने वालों से बहुत अलग तरीके से कम संख्या वाले क्षेत्रों में रहते हैं। पेल को यकीन है कि गोलम किसी जादूगर ने भेजा है, जबकि राय का कहना है कि यह एक मशीन हो सकती है, लेकिन पेल का कहना है कि जादू इसे गतिमान रखता है। उसकी आंखें आशा और खुशी से भरी हैं। राय स्वीकार करता है कि वो वास्तव में सहमत है। जब गोलम चलता है तो वो आसपास के मैना को अपने कोर में खींचता है, उसे अपने अंदर मिलाता है और उसे काली गैस के रूप में बाहर निकालता है। वो मदद नहीं कर सकता लेकिन सोचता है कि कुछ संबंध है। बेशक जो अधिक महत्वपूर्ण है वो कुछ और है। वो बैठने लगता है और पेल पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। राय कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। पेल चेतावनी देता है कि बहुत अधिक काली बारिश हो रही है, लेकिन राय कहता है कि यह ठीक है और उसे नदी पर ध्यान से देखने के लिए कहता है ताकि वो ओवरफ्लो ना हो। पेल भाग जाता है और पेल को देखता है, ये कहते हुए कि राय बस वही करता है जो वह चाहता है। हम उसे 17वीं और 18वीं स्ट्रीट के कोने पर देखते हैं। वो कहता है कि जब बारिश होती है तो हर कोई घर के अंदर रहता है, यह मानते हुए कि काली बारिश की एक बूंद भी उन्हें बीमार कर सकती है, लेकिन राय फिर भी उसमें से भाग जाता है। हल्के नीले रंग की आभा का उपयोग करके खुद को बारिश से बचाते हुए वो 18वीं स्ट्रीट की ओर जाता है, खास तौर पर लिम्फोर्ड हेक्टर राशन वेयर हाउस। जैसे ही वो उसके सामने खड़ा होता है वो अंदर जुआ खेलते हुए कुछ कर्मचारियों को देखता है और कहता है कि वे हमेशा बरसात के दिनों में जुआ खेलते हैं। वो बार के नीचे से चुपके से अंदर जाता है और दीवार के नीचे से कुछ ईंटें हटाता है। इसके कारण सुरक्षा ढीली है। वो अंदर घुसता है, ये कहते हुए कि कितना अंधेरा है और हवा में सैकड़ों अलग अलग तरह के मैना की मौजूदगी का एहसास होता है। विशिष्ट रंगों को खींचकर वो उन्हें सही फॉर्मूले के अनुसार मिलाता है जिससे एक लाल चमक बनती है। फिर वो अपने हाथ में छोटी छोटी लपटें बनाता है जिससे क्षेत्र चमक उठता है। वो कहता है
है कि हालांकि उसे सटीक सिद्धांत नहीं पता है, लेकिन वो इसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकता है। फिर भी लाल मैना को नियंत्रित करना किसी कारण से कठिन लगता है। हालांकि वो सोचता है कि क्या वो इससे जुड़ी भावनाओं को पूरी तरह से महसूस करना शुरू कर सकता है। वो सोचता है कि क्या वो एक बड़ी आग पैदा कर पाएगा। तभी एक चाकू उसकी ओर उड़ता है और वो बाल बाल बच जाता है क्योंकि वो उसके कान को छूता है। वो उसके पीछे दीवार में अटक जाता है और हम एक आदमी को ये कहते हुए सुनते हैं, एक छोटा चूहा आखिरकार आ ही गया है और उनका सारा राशन चुराने की कोशिश कर रहा है और वो जितना मैंने सोचा था उससे भी तेज है। वो आदमी कहता है। राय को आश्चर्य होता है कि क्या वे शुरू से ही किसी खंभे या डिब्बे के पीछे छिपे थे। वे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि उसे जितना चाहे उतना संघर्ष करना चाहिए और उसे पता चलता है कि वे 3 हैं और वे उसकी सही स्थिति जानते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उनके पास नाइट विजन गॉगल्स जैसे उपकरण होंगे, लेकिन जाहिर है रे को उनकी जरूरत नहीं है। उनमें से एक आदमी हवा में अपना चाकू उठाता है और उसे राय की ओर फेंकना शुरू कर देता है। डिब्बे के पीछे वो उन्हें अपनी ओर उड़ते हुए देखता है और वो उनसे बचने के लिए जिगजैग करते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगता है क्योंकि वे सीधे उसके सिर के ऊपर से उड़ रहे होते हैं। वो गैप को कम कर रहा है। वे हैरान है, सोच रहे हैं कि इस बच्चे को क्या हो गया है। उसके दोस्त बस कहते हैं कि उसे बेहतर निशाना लगाना चाहिए, लेकिन वो उन्हें बताने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है, उसने वास्तव में उन्हें चकमा दिया। रे फिर उसके चेहरे पर वार करता है और वो आदमी गिर जाता है। बाकी लोग स्तब्ध रह जाते हैं और पूछते हैं कि वो उन्हें कैसे देख सकता है। राय अपनी आंखों से देखने लगता है और कहता है कि वे गुस्से और आश्चर्य से भरे हुए हैं क्योंकि वो उनकी छाती में मौजूद रक्त वाहिकाओं को देख रहा है। वे उसे सख्त होने से रोकते हैं क्योंकि वे एक झटका लेकर आते हैं। जैसे ही वो अपना हाथ उठाता है वो उसे नीचे फेंक देता है और चाकू फेंक देता है। राय कहता है कि रक्त वाहिकाओं से धमनियों के माध्यम से मन के प्रवाह को पढ़कर वो उनके अगले कदम का अनुमान लगा सकता है और पहले से ही चकमा दे सकता है। हम देखते हैं कि वो जमीन से उछलता है और एक लात मारता है और सीधे उस आदमी की गर्दन पर वार करता है। दूसरा आदमी कहता है कि यह असंभव है। राय उसे बताता है कि वो गलत है और आगे बढ़ता है और एक मुक्का सीधे उसके पेट में मारता है। वो आदमी अपने घुटनों पर गिर जाता है और अब वो गोदाम के तीनों कर्मचारियों से निपट चुका होता है। लेकिन तभी एक बहुत बड़े आदमी द्वारा दरवाजा खोला जाता है और वो कहता है कि वो जांच करने आया था क्योंकि यह उपद्रवी हो रहा था। राय कहता है कि वो हेक्टर ग्रुप का कार्यकारी है जिसका नाम हम्फ्रे है। हम्फ्रे कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तीनों भाइयों को मार गिराया गया है और वो एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहते हैं कि उन्हें इस छोटे से खड़खड़ाहट को सबक सिखाना होगा। उनके पीछे एक अशुभ बैंगनी बिजली चमकती है। रे कहते हैं कि हम्फ्रे उतना ही डरावना है जितना की अफवाहें हैं और उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो दौड़कर आता है, गैप को कम करता है, अपनी मुट्ठी पीछे खींचता है और हम्फ्रे के पेट पर सीधा वार करता है जैसे उसने दूसरे आदमी पर किया था। लेकिन हम्फ्रे जरा भी परेशान नहीं होता है। वो उसे बताता है कि अब उसकी बारी है। रे हैरान होकर देखता है, तभी हम्फ्रे का हाथ उसकी ओर आता है। रे उसे दरकिनार करते हुए कहता है कि वो बहुत तेज है, हालांकि वो इतना बड़ा है। फिर रे खुद को दूर करने के लिए पीछे की ओर छलांग लगाता है और हम्फ्रे कहता है कि वो बहुत तेज है। रे को एहसास होता है कि वो दूसरे लेवल पर है। जैसे ही हम्फ्रे अपनी मुट्ठी पीछे खींचता हुआ आता है वो फिर से रे पर वार करता है। ग्रे का कहना है कि उसे पता है कि इस तरह के किसी व्यक्ति से सीधे जीतना लगभग असंभव है, इसलिए उसे कोई और रास्ता खोजना होगा। वो एक हमले के नीचे से बच निकलता है, ये कहते हुए कि अब उसके पास केवल एक ही विकल्प है कि वो अपने बचाव के लिए अपनी चाल चले। फिर वो अपनी मुट्ठी पीछे करता है। इस बार वो मोना को अपने अंदर समाहित करते हुए लाल रंग में चमकने लगता है और वो उसे हम्फ्री के सीने पर रखता है जिससे वो जलने लगता है। हम्फ्री को तब एहसास होता है कि यह सिर्फ रे को भगाने के लिए था और अब वो उसे खो चुका है। कुछ अन्य लोगों का कहना है कि उसने हम्फ्री से लड़ाई की है, इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं जा सका और उन्हें उसे ढूंढना होगा। वे हर जगह उसकी तलाश शुरू करते हैं और रे को एहसास होता है कि उन्होंने उसे फंसा लिया है और वे उसे किसी भी समय पा सकते हैं। फिर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसका उपयोग करके वो इससे बाहर निकल सकता है। अन्य गार्डों को इसका एहसास होता है। वे कहते हैं कि वो प्रवेश द्वार के पास है। वे राय के पास से भागने लगते हैं और वो बाड़ पर चढ़ जाता है और कहता है कि उसने कुख्यात हेक्टर ग्रुप के गोदाम को लूट लिया है। अगर वे उसे पा लेते हैं तो वे उसे मार डालेंगे, लेकिन वो मरने से नहीं डरता। उसे डर है कि अगर वो चला गया तो वे बच्चे उसके बिना ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। अंधपास परिवार को उसकी जरूरत है और इसका मतलब है कि वो अपना कर्ज नहीं चुका पाएगा। उनमें से एक आदमी चिल्लाता है और कहता है कि वो यही है और उसके पीछे भागने लगता है। राय उसे देखकर मुड़ता है और महसूस करता है कि उसे गालियां निकालते रहना है। वो भागता रहता है जबकि बाकी लोग उसका पीछा करते हैं और वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां कोई रास्ता नहीं बचता। जब वो रुकता है तो वे पूछते हैं कि वो इतनी जल्दी क्यों है। वे उसे बताते हैं कि अब भागने के लिए कोई जगह नहीं है और उसे यहाँ आकर वो सब फूंक देना चाहिए जो उसने चुराया है, इससे पहले कि वे उसके पेट में छेद कर दे। वो हम्फ्रे को नहीं देख पाता, जिसका मतलब है कि वो इन दोनों लोगों को हरा सकता है क्योंकि हम्फ्रे ही एकमात्र ऐसा है जिसकी उसे चिंता करने की जरूरत है। उनमें से एक आता है और उससे पूछता है कि क्या वो बहरा है और राय की ओर झपट्टा मारता है। राय उसके हाथ को दूर धकेलता है और सीधा उसकी ठुड्डी पर अपरकट मारता है, जिससे वो खून की धार छोड़ देता है और जमीन पर गिर जाता है। उसका दोस्त जवाबी हमला करने के लिए आता है, लेकिन राय उसके हाथ में औरा भर देता है और उसकी कलाई पकड़ लेता है, जिससे वो भ्रमित हो जाता है कि वो इतना ताकतवर कैसे है। ऐसा करते हुए वो अपने दूसरे हाथ में बिजली भरता है। वो उसे सीधे उसके चेहरे की ओर उठाता है और उस पर ताबड़तोड़ वार करता है, जिससे वो चीख उठता है। फैंटेसी तेजस से वार करने के बाद वो आदमी जमीन पर गिर जाता है।
कुछ अन्य लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ आवाजें सुनी है और उन्हें यही होना चाहिए। राय को एहसास होता है कि उनका कोई अंत नहीं है और वो कहता है कि वो हमेशा जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसे एक कूड़ेदान दिखता है और वो कहता है कि यह जगह काफी अच्छी हो सकती है और वो उसमें कूद जाता है। वे पूरी तरह से उसके पास से भाग जाते हैं और कहते हैं कि वे उसे रोकने का यह मौका नहीं गवा सकते। जब वो उनके कदमों की आहट सुनता है और चूंकि वे उसे यहाँ नहीं पाते हैं तो वो यहाँ रात बिताने का मौका नहीं छोड़ सकता। वो अपने पेट पर चाकू रखता है और कहता है कि अगर वे पुल तक उसका पीछा करते हैं तो बच्चे भी खतरे में पड़ जाएंगे। बारिश कूड़ेदान पर लगातार हो रही है और तेज आवाज कर रही है और वो सोचता है कि यह कब खत्म होगा। वो अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। अगले दिन बारिश बंद हो जाती है और उसे कूड़ेदान से रोशनी की एक झलक दिखाई देती है। वो कहता है कि वो सो गया था और अब तक यहाँ कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर हम उनमें से एक को ये कहते हुए सुनते हैं कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया है, जिससे वो चौंक जाता है। वो मुड़ता है और देखता है कि सामने एक आदमी खड़ा है। वो आदमी कहता है कि अच्छा हुआ कि वो वापस आ गया और अपने बर्तन को देखने लगता है कि उसे कैसा लग रहा है। बेशक रंग को देखते हुए वो बहुत गुस्से में है और वे अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। वो आदमी शैतानी मुस्कान के साथ कहता है कि उसके पास चाकू है, तो इसका मतलब है कि वो इसे एक आदमी की तरह संभालना चाहता है। फिर वो आगे बढ़ता है और कहता है कि वो पीछे नहीं हटेगा। वो अपने पीछे अपना चाकू उठाता है और कहता है कि वो उसे यही मार डालेगा। वो राय की ओर वार करता है, लेकिन राय साइड में चला जाता है। बेशक आदमी को इसकी उम्मीद थी और वो तुरंत पलटकर वार करता है, जिससे राय लगभग गिर जाता है। वो उसके बाल छूता है और राय को एहसास होता है कि वो अपना संतुलन खो चुका है। वो आदमी उसे अलविदा कहता है और राय की ओर वार करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी आंख के पास पहुंचता है हम एक बहुत तेज धमाका सुनते हैं और चिड़िया भी उड़ने लगती है। राय के चेहरे पर अब खून है और वो आदमी उसकी खोपड़ी के पिछले हिस्से को पकड़ लेता है। जैसे ही वो जमीन पर गिरता है हम देखते हैं कि उसके सामने एक आदमी बंदूक लिए खड़ा है। वो मुस्कुराते हुए राय से कहता है कि यह बहुत खतरनाक था। फिर वो सिगरेट जलाता है और धुआं छोड़ता है और पूछता है कि उसने इतनी सुबह इतनी गड़बड़ी क्यों की। ये 17वीं स्ट्रीट का बॉस नाइल्स है। राय पूछता है कि क्या किसी ने नाइल्स को बुलाया था, ये कहते हुए कि वो आमतौर पर इतनी सुबह नहीं उठता है। नाइल्स कहता है हाँ, और उसने सुना कि हेक्टर के लोग शिकार की तलाश में हैं, इसलिए वो जांच करने आया था। फिर वो रे की जैकेट देखता है, पूछता है कि क्या उसने हेक्टर से ये सब चुराया है, और उसे बोल कहता है। राय उसे धन्यवाद देता है और नाइल्स उसे बताता है कि यह वास्तव में उसकी तारीफ नहीं थी। राय कहता है कि यह बहुत मुश्किल था और नाइल्स जैसे लोगों से निपटना मुश्किल है। उसके जैसे लोग हैं जिनकी भावनाएं इतनी नीरस हैं कि उनका बर्तन कभी नहीं भलता। नाइल्स उसे बताता है कि वो इस गति से मर जाएगा और वो कुछ लोगों को छू भी नहीं सकता। राय कहता है कि अगर वो नहीं छूता तो वो वैसे भी भूखा मर जाएगा। नाइल का कहना है कि उसने उसे बचाने के लिए अब उसे चुका दिया है। रे का कहना है कि उसने उसे नदी से इसलिए निकाला क्योंकि उसे लगा कि वो सप्लाई है और उसकी मदद करने का उसका कोई इरादा नहीं था। नाइल्स हंसता है और कहता है कि वो उसकी बदौलत ही जी पाया। रे कहता है कि उसने उसका बदला चुका दिया है। हमें 1 साल पहले की बात याद आती है जब उसने उसे नदी से बाहर निकाला था। वो जाहिर तौर पर 46वें सेक्टर का एग्जीक्यूटिव था, लेकिन उसके साथ धोखा हुआ था। उसे नहीं लगता कि नाइल्स झूठ बोल रहा था और बदले में उसने उसे लड़ने के तरीके के बारे में जो सबक दिए थे वे काफी संरचित थे। रे कहता है कि वो नाइल्स से कुछ बात करना चाहता है क्योंकि उसने पहले इसका जिक्र किया था। नाइल्स पूछता है कि वो क्या था और रे कहता है कि वो एक संगठन में शामिल होने के बारे में था और वो नाइल्स के साथ जुड़ना चाहता है। अगर वो उसके संगठन में शामिल हो जाता है तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे। नाइल्स इस बारे में सोचता है, मुड़ता है और एक कोने पर खुद को सहारा देकर चलने लगता है। वो एक और सिगरेट जलाने लगता है और कहता है कि वो जानता है कि राय जादू का इस्तेमाल कर सकता है। राय हैरान हो जाता है कि उसे इसके बारे में पता है। नाइल का कहना है कि उसका अनुमान सही था और उसने सोचा कि उसने गलत देखा था जब उसने बिना लाइटर के आग जलाई थी। रे पूछता है कि वो जादू के बारे में पहले क्या जानता है और नाइल केवल कुछ ही बातें बताता है। वो अपने पिछले संगठन के एक जादूगर से पूछता है। वो जानता है कि हवा में मैना है जिसका उपयोग जादू के लिए किया जाता है और केवल कुछ ही लोग हैं जो इसका पता लगा सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। राय पूछता है कि क्या उन्होंने रंग के बारे में कुछ बताया है और नाइल कहता है कि उसे नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहा है और उसने कहा तुम मैना को देख भी नहीं सकते। रे आसमान में सभी खूबसूरत रंगों को देखता है, ये सोचकर कि वो वास्तव में क्या देख रहा है। वो पूछता है कि क्या वास्तव में बस इतना ही है या वो कुछ भूल रहा है। नाइल पूछता है कि क्या वो वास्तव में हिट करने की कोशिश कर रहा है और उस पर हमला करता है, लेकिन राय उसे चकमा देता है। राय पूछता है कि वो शामिल होने के अपने अनुरोध के बारे में क्या सोचता है और नाइल कहता है नहीं। राय पूछता है कि उसे क्यों अस्वीकार किया जा रहा है और नाइल इसके बारे में सोचता है। हम सीखते हैं कि सभी क्षेत्र एल्टन नदी के किनारे है। अगर तुम नदी के ऊपर जाओगे तो तुम दूसरे सेक्टर में पहुंच जाओगे और शायद तुम झुग्गियों से बचकर वहां एक बेहतर जीवन पा सकोगे। वैसे भी राय जैसे हुनरमंद बच्चे के लिए यहाँ सड़ना बहुत बड़ी बर्बादी होगी। वो पूछता है कि क्या उसने कभी सेक्टर 50 छोड़ने के बारे में सोचा है, ये कहते हुए कि वो उसे एक कार भी दिला सकता है। राय कहता है नहीं और वो जानता है कि वो यहाँ के बच्चों की देखभाल करता है। नाइल कहता है कि वो एक अनाथालय खोलने जा रहा है और वो राय जैसे अनाथों को सड़क से उठाएगा। राय यह नहीं बता सकता कि वो झूठ बोल रहा है या नहीं,
लेकिन वो शायद सच कह रहा है क्योंकि उसने हमेशा अपनी बात रखी है। राय फिर उसे बताता है कि वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसने उसे ट्रक भर हथियार प्राप्त करते देखा। नाइल कहता है कि वह जानता है और उसे अपनी उंगली हिलाता है, उसे याद दिलाता है कि उसने आखिरी आदमी को गोली मारी थी। रे समझाता है कि यहाँ किसी भी तरह के संघर्ष में लाइव राउंड का उपयोग युद्ध की निश्चित घोषणा है। राय का कहना है कि अगर वो युद्ध हार जाता है तो स्टो में मौजूद लोगों को नुकसान होगा और उसे लगता है कि उसके संगठन की सुरक्षा फीस कुछ हद तक वाजिब है। नाइल का कहना है कि ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उससे भी बदतर बहुत से लोग हैं और उसे ऐसा व्यवहार करना बंद कर देना चाहिए जैसे वो बोला है और उसकी शादी भी नहीं हुई है। राय का कहना है कि उसे अनस्तस है। नाइल उस पर वार करता है लेकिन राय उसे चकमा दे देता है और तभी एक कार में कोई आता है और नाइल से कहता है कि उन्हें जाना होगा। वो उसके लिए कार का दरवाजा खोलता है और नाइल राय से कहता है कि ये युद्ध क्षेत्र होने वाला है, इसलिए उसे कोई और ठिकाना ढूंढना होगा और फिर उसे कुछ फेंकता है और कहता है कि इसे ले जाओ। राय उसे पकड़ता है और पूछता है कि ये क्या है और नाइल उसे अपने कान को साफ करने के लिए कहता है और जहां उसे काटा गया था उसकी तरफ इशारा करता है और फिर वे गाड़ी चलाकर चले जाते हैं। राय उसे पकड़कर रखता है और उसे जाते हुए देखता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। सीन सेंट्रल स्क्वायर के पास 17वीं स्ट्रीट पर जाता है और हम देखते हैं कि जोसेफिन एक बूढ़ी औरत के साथ राय को फोन कर रही है और पूछ रही है कि वो कल वापस क्यों नहीं आया। वो उसके पास जाती है और देखती है कि वो बुरी तरह से घायल है और पूछती है कि वो ऐसा क्यों दिख रहा है और पूछती है कि क्या उसने लड़ाई की और रोने लगती है। रे कहता है कि कुछ नहीं हुआ, वो बस गिर गया। जोसेफिन रोती रहती है और कहती है कि उसे चोट लगी होगी और रे को ये देखकर आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति एक साथ इतनी सारी भावनाओं को महसूस कर सकता है। वो उसे बताता है कि इसे ले जाओ और पहले तंबू में जाओ और वो जल्द ही पेल से बात करने के लिए वहां आएगा। जोसेफिन ठीक है कहती है और भाग जाती है। हमें पता चलता है कि बूढ़ी औरत का नाम वियोला है और वो पूछती है कि क्या जोसेफिन ने उसे कुछ बताया। वो कहती है कि वो वास्तव में अंधी है और वो एक कहानीकार है। वो कहती है कि वो उसे इंद्रधनुष के बारे में बता रही थी। रे कहता है कि उसे बच्चों को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए और अगर वो उन्हें उन कल्पनाओं के बारे में बताती रहेगी तो वे सड़कों के अव्यस्त नहीं होंगे। वो पूछती है कि अगर बच्चे नहीं तो कल्पनाएं कौन संभालेगा। रे अपने बर्तन को देख रहा है और सोच रहा है कि वास्तव में वो भावना क्या है क्योंकि उसे एक बहुत ही चमकीला बैंगनी रंग का मैना दिखाई देता है और यह उसके अलावा किसी और में कभी नहीं देखा गया है, तो यह उसे बहुत उत्सुक बनाता है। वो कहता है कि उसे दूसरी गली में जाना चाहिए क्योंकि यहाँ जल्द ही युद्ध होने वाला है और वो चला जाता है। वो उसे एक दयालु बच्चा कहती है। अगली सुबह वो किसी सराय या कुछ और में जाता है, दरवाजा पीटता है ये कहते हुए कि वो यहाँ डिलीवरी के लिए आया है। वो आदमी यह कहते हुए दरवाजा खोलता है कि रॉन इस बारे में बात कर रहा था कि अब वो डिलीवरी का प्रभारी होगा। राय पूछता है कि क्या वास्तव में ऐसा है, लेकिन निश्चित रूप से वो जानता है कि रॉन आसपास नहीं होगा क्योंकि उसके दोनों पैर टूट गए हैं। वो पूछता है कि क्या दुकानदार खाली नहीं होने जा रहा है और अगर युद्ध शुरू हो जाता है तो क्या उसे कोई ग्राहक नहीं मिलेगा। वो पूछता है कि अगर वो यहाँ नहीं रहता और युद्ध नहीं होता तो वो कहाँ जाता। राय पूछता है कि उसका क्या मतलब है और वो कहता है कि हेक्टर और नाइल पीछे के कमरे में बात कर रहे थे और अगर सब ठीक हो जाता है तो युद्ध नहीं होगा। दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं कि एक आदमी हम्फ्री के साथ बाहर निकल रहा है और उसके पीछे एक मोटा नायक है। हमें हेक्टर नाम के 18वें स्ट्रीट बॉस से मिलवाया जाता है। ब्रोस के चेहरे पर कुछ निशान है। वो हैरान है और देखता है कि राय पूछ रहा है कि जब सारे बड़े लोग भाग गए हैं तो एक बच्चा काम क्यों कर रहा है। वो रे को थपथपाता है और कहता है कि यह अच्छा काम है और इस दुनिया में ऐसे ही काम किया जाता है। वो उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि इससे अपने लिए कुछ खरीद लेना और वो और उसके लड़के जाने लगते हैं। हम्फ्री पीछे मुड़ता है और राय को घूरता है क्योंकि उसे शक है और वो उसके कान पर पट्टी देखता है। वो तुरंत उसकी ओर मुड़ता है और राय अपना हुड ऊपर उठाता है और कहता है कि वो उसे पहचानता है। हम्फ्री उसे घूरता रहता है और हेक्टर पूछता है कि वो क्या कर रहा है। वो कहता है कि कुछ नहीं हुआ और वो जाने लगता है और वे गाड़ी चलाकर चले जाते हैं। राय कहता है कि उसे उसके कान पर घाव पहचान में आ गया है और वो सोच रहा है कि वो बिना कुछ कहे क्यों चला गया। दुकानदार दौड़ता हुआ आता है और नाइल से पूछता है कि कैसे हुआ और हम देखते हैं कि नाइल के मुंह में सिगरेट है और वो कह रहा है कि बातचीत विफल हो गई है और जल्द ही यहाँ एक बड़ा युद्ध होने वाला है। दुकानदार पूछता है कि क्या वो गंभीर है और नाइल कहता है कि वो इस तरह की हास्यास्पद शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकता है जैसे कि वे उसके संगठन को अवशोषित करना चाहते हैं और यह सबसे बुरा परिणाम है। वो आदमी कहता है कि यह उसकी गलती नहीं है और वो कुछ समय के लिए स्टोर नहीं खोल पाएगा। राय को ऐसा लग रहा है कि वो कुछ सोच रहा है। जो उसे स्टोर से बाहर निकलते हुए देखते हैं, ये कहते हुए कि अगर युद्ध छिड़ गया तो वह घूम नहीं पाएगा और उसे इस सबके लिए जितना संभव हो उतना भोजन चाहिए। एक कार उसके पास से तेजी से आती है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि हम्फ्रे चला रहा है। वो कहता है कि उसने सेक्टर 15 में ऐसी कार कभी नहीं देखी है और उसे ये संदिग्ध लगता है, इसलिए उसे उसका पीछा करने और जांच करने की आवश्यकता है। ये हेक्टर ग्रुप के 18वें स्ट्रीट प्रवेश द्वार पर कूदता है और हर कोई उस कार को सम्मानपूर्वक झुका रहा है जिसमें हम्फ्रे आया था। वे उसे बताते हैं कि वे उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं और हम एक आदमी को बाहर निकलते देखते हैं, वे उसे केवल जादूगर कहते हैं। भाई बाहर टपकता है। रे को आश्चर्य होता है कि वो कौन है। वो कहता है कि उसके पास गहरे नीले रंग का लगभग काला मैना है और यह बहुत बड़ी मात्रा में है। ये गौन के मैना के समान दिखता है जब वे चलते हैं।
उसके जहाज के चारों ओर ये छल्ले हैं जो उसने पहले कभी किसी के पास नहीं देखे थे, लेकिन वे आकर्षक दिखते हैं। छल्लों के चारों ओर बहुत सारा मैना है। ऐसा लगता है कि वो मैना को भागने से रोकने के लिए उन छल्लों का उपयोग कर रहा है। उसे एहसास होता है कि वो आदमी खतरनाक है, इसलिए उसे नाइल को चेतावनी देने की जरूरत है। नाइल के समूह में वापस हम देखते हैं कि वे तीनों बंदूकें और गोला बारूद उतार रहे हैं, उन्हें इधर उधर ले जा रहे हैं और वे सभी घबराए हुए हैं। वे सभी वास्तव में व्यस्त हो रहे हैं। रे दौड़ता है, एक आदमी को पुकारता है, पूछता है कि नाइल कहाँ है, और वह आदमी चौंक जाता है, पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया। रे कहता है कि गेट खुला था और पूछता है कि नाइल कहाँ है। वो आदमी कहता है कि वो भूल गया था कि यह बच्चा एक बिल्ली है। फिर वो कहता है कि बॉस युद्ध की तैयारी के लिए बाहर गया है और यह खतरनाक है, इसलिए उसे जाना होगा। राय कहता है कि उसे नाइल्स को ये बताना होगा, और हालांकि वो उसे मैना के बारे में नहीं बता सकता है, लेकिन उसे हेक्टर की तरफ से मोलने वाले आदमी से सावधान रहना होगा। इसके बाद वो अंडरपास में कूद जाता है जहाँ सभी बच्चे गहरी नींद में सो रहे होते हैं, सिवाय इस एक के जो बहुत जल्दी गंजा होने वाला है। पेल कहता है कि उसे उम्मीद है कि युद्ध लंबा नहीं खींचेगा, और राय कहता है कि यह सब एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा। पेल पूछता है कि उसे कौन लगता है कि जीतेगा, और रे कहता है कि उसे नहीं पता। दोनों समूह लगभग बराबर है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए नाइल्स को जीतना होगा। अगर हेक्टर ये युद्ध जीत जाता है तो इन सभी बच्चों को गुलामों के रूप में बेच दिया जाएगा। पेल कहता है कि युद्ध अब तक शुरू हो चुका होगा, और फिर उन्हें एक बड़ा धमाका सुनाई देता है जिससे वे दोनों चौंक जाते हैं। पेल चिंतित दिखता है, पूछता है कि क्या उसने ये सुना, और वे कहता है कि उसने सुना है और उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना है। राय कहता है यह अजीब है और कुछ गड़बड़ है। सीन 17वीं स्ट्रीट पर जाता है। जब वे अपनी बंदूकों से गोलियां बरसा रहे होते हैं तो हम उन्हें तनावग्रस्त और चिंतित देखते हैं, क्योंकि वे जिससे लड़ रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि गोलेम है, और उसने एक भी निशान नहीं छोड़ा है। वे हैरान है कि आखिर उसे हो क्या गया है। अचानक गोलेम अपना हाथ उठाता है और उसके चारों ओर एक गहरे नीले रंग की आभा छाने लगती है। यह उन दोनों की ओर एक विशालकाय किरण छोड़ता है। एक आदमी भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन होमी के शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा कट जाता है। दूसरा आदमी खून से सना हुआ है और गोलेम से पूछ रहा है कि यह क्या है। गोलेम उसकी ओर बढ़ता है और उस आदमी को चीरकर 2 टुकड़ों में बांट देता है। खून की धारें एक छतरी से टकराती हैं और हम देखते हैं कि मोलने वाला आदमी कह रहा है कि इस जगह से नाले जैसी बदबू आ रही है। गोलेम उसकी ओर वापस चलने लगता है और वह अपने बनाए हुए आदमी से कहता है कि वो यहाँ सब कुछ साफ कर दे। आवाजें तेज होती जा रही हैं और पेल चिंतित है। राय अपना लबादा उठाने लगता है और पेल उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, और कहता है ये सामान्य से अलग है, और अगर वह जाने वाला है तो उन्हें ये सब साथ में करना होगा। राय कहता है कि उसे यहाँ इंतजार करना होगा, और बच्चों में से एक बाहर चला जाता है और पूछता है कि वे अभी भी क्यों जाग रहे हैं। पेल माफी मांगता है और पूछता है कि क्या उन्होंने उन्हें जगाया है, और उन्हें वापस सोने के लिए कहता है, और वे ठीक वैसा ही करते हैं। राय फिर पेल को पुकारता है और पेल कहता है कि वो समझता है और वो बच्चों के साथ रहेगा, क्योंकि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, लेकिन उसे बहुत दूर नहीं जाना चाहिए, और जब उसे पता चल जाए कि क्या हो रहा है तो वो वापस आ जाएगा। राय कहता है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। रे के इधर उधर घूमते हुए सीन पूरे शहर में आग की लपटों में घिरा हुआ देखता है और देखता है कि जमीन पर सिर्फ लाशें बिखरी हुई है। जैसे ही वो उनके बीच से गुजर रहा होता है वो उस आदमी के पास जाता है जिससे उसने पहले नाइल के कैंप में बात की थी, और पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वो आदमी रे को पुकारता है और वे पूछता है कि क्या हुआ। वो आदमी कहता है कि वे कमीने अपने साथ एक गोलेम लाए थे और मोलने वाले आदमी ने उसे नियंत्रित किया था। उसके शरीर का निचला हिस्सा नहीं है। वो कहता है कि वे उनके खिलाफ काफी नहीं थे, और वो रे को अपनी आखिरी सांस तक भाग जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसका पूरा शरीर लंगड़ा हो गया है। रे उस आदमी की लाश को देखकर वहीं खड़ा हो जाता है और सही काम करने के बारे में सोचता है। वो अपनी आंखें बंद करता है, एक चाकू उठाता है और चारों ओर देखता है कि वे फर्श पर पूरी तरह से क्षत विक्षत पड़े हैं। वो कहता है कि इस तरह से नाइल का समूह हार जाएगा और उसे नाइल की मदद करने जाना चाहिए। उसी समय अंडरपास पर हम देखते हैं कि पेल के सिर से खून बह रहा है। वो एक बच्चे को पकड़े हुए हैं, जबकि बाकी ऐसे दिखते हैं जैसे उनकी पहले ही हत्या कर दी गई हो। हम देखते हैं कि पेल बिल्कुल उदास दिख रहा है, क्योंकि गोलेम अपना हाथ उठाता है और एक बीम फायर करता है, और पेल के शब्द रे को पुकार रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि वो 17वीं स्ट्रीट सेंट्रल प्लाजा के अंडरपास पर वापस न आए। और वे इधर उधर देख रहा है। उसे एहसास हो रहा है कि उसे देर हो गई, क्योंकि वे सभी नाइल के आदमियों की लाशें हैं, लेकिन उसे नाइल की लाश कहीं नहीं दिखती, इसलिए वो अभी भी जीवित होना चाहिए। फिर उसे अपने पीछे एक बड़ा धमाका सुनाई देता है और वो दिशा को समझते हुए मुड़ता है और सीधे वापस भागने लगता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि तंबू था। हम देखते हैं कि अंडरपास पर बीम गिर गया है और वे रुक जाता है और नीचे गोलेम को देखकर स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि उसने उन सभी को खत्म कर दिया था जिन्हें वह अपना परिवार कह सकता था। वे का दिल बैठने लगता है, लेकिन निश्चित रूप से वो नहीं जानता कि यह कैसा एहसास है, क्योंकि उसके लिए भावनाएं विदेशी है। वो कूदता है और हम उसकी पूरी लाल आंखें देखते हैं। ये पहली बार हो सकता है जब उसने क्रोध महसूस किया हो। गोलेम सहजता से मुड़ता है। उसे लगता है कि मैना सीधे उसके पेट में जा लगी है
और वे खून उगलता है क्योंकि वो उड़कर दीवार से जा टकराता है। वे दीवार के नीचे गिर जाता है और कहता है कि उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि हर कोई सुरक्षित है। फिर वो कुछ देखता है और पूरी तरह से भयभीत हो जाता है क्योंकि वो पहली बार उनसे मिलने और जाने से पहले टेंट की स्थिति को याद करने लगता है। हर बार जब वो आता था तो वे उसे देखकर बहुत खुश होते थे और वे हमेशा उसे बड़ा भाई कहते थे। वे उसके साथ एक सच्चे परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करते थे। हालांकि वो ऐसा नहीं था। उसे पेल की छवि दिखाई देने लगती है जो कह रहा है कि वो नहीं चाहता कि वो वापस आए। शायद वो नहीं चाहता था कि वो ये दृश्य देखे जब उनकी लाशें फर्श पर बिखरी हुई थी और हर जगह खून था। तो वो उन्हें पुकारना शुरू कर देता है, लोरेन, लिया, कॉर्डन, माइल्स, जोसेफिन और पेल। वो अपना हाथ बाहर निकालता है और वो कांप रहा है। वो कहता है कि उसने उनके साथ जो किया उसके लिए उन्हें चुकाया नहीं है। गोलेम उसकी ओर बढ़ता है और उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। यह वही है जो उसने पिछली लड़ाई के दौरान सुनी थी। ये गोलेम की किरण है। उसे अब एहसास होता है कि यह गोलेम था जिसने उन सभी को मार डाला। उसने अंडरपास के सभी बच्चों, नाइल के आदमियों और गली के सभी लोगों को मार डाला और उसने कहा कि वो उन सभी का बदला लेगा, इसलिए उसे रास्ते से हटना होगा। उसके पैर कांप रहे हैं क्योंकि वो उस हमले से गंभीर रूप से घायल है और वो चिल्ला रहा है, खुद से कह रहा है कि गोलेम के हमले से पहले हट जाए। हम देखते हैं कि एक कार सीधे उस पर आ जाती है जिससे वो हैरान रह जाता है क्योंकि कार उसे पास की दीवार से टकराती है। नायस चाबुक से बाहर निकलता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है और रे के पास दौड़ता है, ये कहते हुए कि ऐसा लग रहा है कि उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी है और यह राहत की बात है। रे नाइल को बताता है कि यह बुरा है और सभी बच्चे चले गए हैं। जब नाइल ऊपर देखता है तो उसे वही गंदगी दिखाई देती है जो रे ने देखी थी। फर्श पर सभी बच्चों की लाशें पड़ी हुई है। वो अपनी मुट्ठी कसता है और रे से माफी मांगता है, ये कहते हुए कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे बहुत देर हो गई। रे उससे पूछता है कि यह उसकी गलती क्यों होगी और नाइल का दिल टूट जाता है और वो उसे कसकर पकड़ लेता है। रे भी उसे गले लगाता है। थोड़ी देर बाद रे अपने अधीनस्थों के बारे में पूछता है और नाइल कहता है कि वे सभी मर चुके हैं क्योंकि हेक्टर ने बाहर से एक जादूगर को बुलाया था। पूछता है कि अब क्या योजना है और नाइल कहता है कि वो सड़क पर लौटकर बचे लोगों की तलाश करेगा। हेक्टर, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी छाती पर एक विशेष बीम तोप से वार किया जाता है और उसका खून रे के चेहरे पर उड़ जाता है। रे पीछे देखता है तो गोलेम वहीं खड़ा होता है और उसके हाथों से अभी भी धुआं निकल रहा होता है। जैसा कि पता चला, कार ने उसे केवल देरी कर दी थी। रे नाइल्स को पुकारता है। जैसे ही नाइल्स अभी भी यह समझ पा रहा होता है कि क्या हुआ, वो खून खांसने लगता है और हंसने लगता है, लानत है, और फिर गिर जाता है। रे उसे पकड़ लेता है और नाइल की सांसें धीमी और धीमी होने लगती हैं। रे उसे पकड़ लेता है और उसे पुकारता है, पूछता है कि क्या वो अभी भी वहीं है, ये सोचकर कि अभी क्या हुआ। रे का दिल धड़कने लगता है। वो नाइल्स के साथ बिताए सभी पलों को याद करता है, जैसे जब वे एक साथ प्रशिक्षण ले रहे थे, जब वे नाश्ता करते थे और कैसे वो उसके साथ पिता या बड़े भाई की तरह व्यवहार करता था। रे का दिल अब पूरी तरह से जल रहा है, क्रोध से भर गया है और वो गोलेम के सामने खड़ा है जबकि गोलेम एक और हमले की तैयारी कर रहा है। रे की आंखें पूरी तरह से लाल है। वो चिल्लाता है, कहता है कि वो उन सभी को मारने जा रहा है। रे गोलेम की ओर अपना हाथ उठाता है और जवाबी हमले के लिए खुद के हमले की तैयारी शुरू कर देता है। जैसे ही गोलेम हमला कर रहा होता है, राय भी हमला कर रहा होता है। हमले एक दूसरे से टकराते हैं। शुरुआती संपर्क से एक विशाल सफेद रोशनी पैदा होती है और फिर ये लाल और नीले रंग की आभा में बदल जाती है, एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश करती है। राय कहता है कि वो गोलेम से अलग है और वो वास्तव में भावनाओं वाला इंसान है। जैसे ही वो उसकी आंखों में घूर रहा होता है, उसकी लाल ज्वलंत आभा उसे पीछे धकेलने लगती है और वो गोलेम के हमले को पूरी तरह से वाष्पीकृत कर देता है। ऐसा लगता है जैसे उसने एक विशाल अग्नि बवंडर भेजा हो। गोलेम के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद वो नष्ट हो जाता है। राय इस नतीजे से संतुष्ट दिखता है। हमले के बाद धरती जल जाती है। वो नाइल्स को हिलाता है और उसे जगाने के लिए कहता है। उसकी आंखों में चिंता दिखती है। वो कहता है कि वो उसे यहाँ नहीं मरने दे सकता। नाइल्स उसे हिलाना बंद करने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो पहले से ही दर्द में है। हालांकि उसे यकीन था कि उसे कभी चैन की मौत नहीं मिलेगी। उसने नहीं सोचा था कि आज ऐसा होगा। हालांकि उसे कोई पछतावा नहीं है। उसने एक निचले स्तर के व्यक्ति के रूप में शुरुआत करने के बाद बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अगर उसने थोड़ा पहले संघर्ष किया होता तो शायद उसके लिए चीजें अलग होती। रे की उम्र के आसपास उसके लिए चीजें बदलनी शुरू हो गई थी। रे उसे बताता है कि वो कार से उसके लिए कुछ दवा लाने जा रहा है और नाइल्स उसका हाथ पकड़ता है और मुस्कुराता है और उसे ये जगह छोड़ने के लिए कहता है। जैसे ही उसकी दृष्टि धुंधली होने लगती है, वो उसे कहीं बेहतर जगह जाने के लिए कहता है। वो हमेशा उसे एक छोटे भाई के रूप में सोचता था और उसे उम्मीद थी कि वो धारा के विपरीत तैरेगा। वो तेज बहाव में नहीं फंसेगा और वो अपने पैरों को आगे बढ़ाकर अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठाएगा। वो अपनी पकड़ को तब तक मजबूत करता है जब तक कि वो पूरी तरह से ढीली नहीं हो जाती और वो लंगड़ाकर वहीं मर जाता है। वो देखता है कि उसकी सांस अब नहीं चल रही है और वो भावनाओं से अभिभूत होने लगता है। वो जोर से हांफने लगता है और फिर जोर से चिल्लाता है,
ये कहते हुए कि क्रोध और निराशा वे पहली भावनाएं थी जो उसने कभी महसूस की थी। हम उसे नींद के पुल के नीचे बैठे हुए देखते हैं जब तक कि वो आखिरकार सूरज की रोशनी के कारण जाग नहीं जाता। उसकी बाह अभी भी दर्द कर रही है और वो कहता है कि ऐसा लगता है जैसे उसने बहुत लंबा सपना देखा हो। दूसरे दिन हुई हर घटना को याद करने मात्र से उसकी भावनाएं लगभग उसी तरह उथल पुथल में आ जाती हैं जैसे उस समय हुई थी, और उसे यकीन है कि अब उसके भीतर कुछ अलग है। जैसे ही वो अपनी छाती पर अपनी पकड़ मजबूत करता है, वो उसे खींचता है जिससे आग की लपटें दिखाई देती है, और यह पहले से कहीं अधिक मजबूत है। वो कहता है, जितना अधिक क्रोध होगा उतनी ही अधिक ज्वाला मैं पैदा कर सकता हूँ, और उसकी भावनाओं की शक्ति उसके जादू की शक्ति को प्रभावित करती है। फिर उसे सिर दर्द होने लगता है और उसे एहसास होता है कि उसने खुद को बहुत अधिक कर लिया है। वो बच्चों की सभी लाशों और नाइल्स को देखता है क्योंकि उसने उन्हें ढक रखा है। वो कहता है कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है और उसे बदला लेना है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो कुछ भी करेगा। ये 17वीं स्ट्रीट के केंद्रीय चौराहे पर कूदता है और नाइल के आदमी लोगों को लाशों को ले जाने के लिए कह रहे हैं। हम पहले वाले दुकानदार को ये कहते हुए देखते हैं कि हेक्टर ग्रुप जीत गया है, इसलिए जीवन और भी कठिन होने जा रहा है। दूसरा आदमी उसे अपनी आवाज कम करने के लिए कहता है क्योंकि वे उसे सुन लेंगे। हम देखते हैं कि हेक्टर अपनी कार के सामने खड़ा है और राय के हाथ में चाकू है। हेक्टर कहता है कि काश वो कमीना नाइल्स उनकी बात सुनता। राय अपनी आभा से जादू बिखेरना शुरू कर देता है और कहता है कि आखिरकार उसने उन्हें ढूंढ लिया है। हम सुनते हैं कि हम्फ्री ने उसके कंधे पर हाथ रखा है और उसे बस 1 सेकंड रुकने के लिए कहा है। राय हाथ में ब्लेड लेकर मुड़ता है और उसका गला काट देता है और हम देखते हैं कि वो कट जाता है। हम्फ्री खुद को दूर कर लेता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन रे समझ जाता है कि हम्फ्री हेक्टर के लिए काम करता है और उस ग्रुप का हर कोई मरना चाहिए। वो हमला करता है और हम्फ्री को बुरी तरह से काटना शुरू कर देता है, और हम्फ्री सोचता है कि ये पागल हरकतें क्यों हो रही है। कुछ दिन पहले तक वो इतना ताकतवर नहीं था और इस रफ्तार से वो हारने वाला है। उसे एहसास होता है कि उसे क्या करना चाहिए और राय उसके कंधे पर चाकू घोंप देता है, लेकिन रे कहता है कि उसने जानबूझकर उसे ऐसा करने दिया। हम्फ्री ने उसे कॉलर से पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। उसने पूछा कि क्या वो बदले जैसी छोटी सी बात के लिए मरना पसंद करेगा। उसने रे का नाम लिया और कहा कि उसके पास उसके लिए एक ऑफर है। रे थोड़ा उत्सुक दिखता है। हम्फ्री कहता है कि वो उसे काफी समय से देख रहा है और वो चाहता है कि वो उसकी बात सुने। रे कुछ सोचता है और बताता है कि हम्फ्री का उपनाम वास्तव में साइलेंट हम्फ्री है। वे उसे यह इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक शांत व्यक्ति है जो अपने कर्तव्यों का बखूबी पालन करता है, फिर भी वो हताश भाव रखता है और ऐसा नहीं लगता कि वो उसे धोखा देना चाहता है। रे पूछता है कि वो क्या चाहता है और हम्फ्री कहता है कि वो चाहता है कि वो सेक्टर 50 छोड़ दे। रे पूछता है कि क्यों, और हम्फ्री कहता है कि उसे अपने भाई को खोजने की जरूरत है, उसका भाई जिसे हेक्टर ने जादूगरों के शहर में बेच दिया था। हेक्टर कहता है कि अगर वो उसके नीचे 10 साल काम करेगा तो वो उसे बता देगा कि उसका भाई कहाँ है और इसीलिए वो उसके साथ काम कर रहा है। अब तक उसका भाई रे की उम्र का हो गया होगा। रे पूछता है कि उसे उसकी बात क्यों माननी चाहिए। हम्फ्री उसे बताता है कि रे को जादू आता है और गोदाम में हुई लड़ाई के बाद उसे इस बात का यकीन हो गया है। वो अपना जला हुआ निशान दिखाता है। वो कहता है कि अगर वो अब थोड़ा जादू भी कर ले तो भी हेक्टर को नहीं हरा पाएगा। वो हमेशा अपने साथ एक भयानक जादूगर रखता है। रे बता सकता है कि वो वाकई डरा हुआ है क्योंकि बर्तन में अंधेरा है जो डर को दर्शाता है। वो कहता है कि जादूगर एक दानव है, अगर कोई भी सदस्य उसके मूड को बिगाड़ने की हिम्मत करता है तो वो उसे पूरी तरह से जमा देगा। और उसने एक बार एक आदमी के सिर के चारों ओर पानी का बुलबुला रखकर उसे डुबो भी दिया था। वो एक अविश्वसनीय रूप से ताकतवर और क्रूर जादूगर है और रे को अभी के लिए इस जगह से चले जाना चाहिए क्योंकि उसे बदला लेने के लिए जीवित रहना होगा। रे कहता है कि वो सही है, उसने कभी जादू नहीं सीखा है और वो केवल अंतर्ज्ञान से इसका उपयोग करता है। दूसरी ओर उसका प्रतिद्वंद्वी एक विशेषज्ञ है और जैसी स्थिति है उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। उसने सुना है कि जादूगरों का शहर एल्टन नदी के ऊपर कहीं है। हम्फ्रे कहता है कि वे कहते हैं कि केवल जादूगर ही उस जगह में प्रवेश कर सकते हैं। यह मेरे पूरे जीवन का सारा पैसा है। अंदर मेरे भाई के नाम और गुणों की एक पर्ची है जिस पर लिखा है। रे पूछता है कि वो उसे इस पैसे पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि वो अपना वादा नहीं निभा सकता है। हम्फ्रे कहता है कि वो उसे जानता है और वो अपने वादे तोड़ने वालों में से नहीं है। साथ ही उसने उसे जितना देखा है वो उच्च स्तर के क्षेत्र के खिलाफ जाने के लिए पर्याप्त कुशल है और उसे जानते हुए वो ये कर सकता है और वो उस पर अपना विश्वास रखने जा रहा है जैसे नाइल्स ने किया था। रे अपने जहाज को देख रहा है और वो बता सकता है कि वो सच्चा है। हेक्टर कहता है कि अन्य सदस्य जल्द ही यहाँ आने वाले हैं, इसलिए उसे फैसला करना होगा। राय कहता है कि उसकी एक शर्त है, उसे अंडरपास में पड़ी सभी लाशों का ख्याल रखना होगा, तभी वो अपने भाई को पा सकेगा। हम्फ्री सहमति जताते हुए सिर हिलाता है और कहता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। राय उसे बाहर निकलने से पहले उसका इंतजार करने को कहता है। वो उसे बताता है कि वो 17वें और 18वें के कोने पर वापस आ जाएगा। हम देखते हैं कि वो थक चुका है और कहता है कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। वो वियोला के पास जाता है और उसे एक सिक्का देता है और कहता है कि उसके पास एक सवाल है और उसके पास समय नहीं है, इसलिए उसे जल्दी से जवाब देना होगा। वो पूछती है कि उसे क्या चाहिए और वो पूछता है कि
क्या इंद्रधनुष वाली कहानी सच है और अगर तुम्हें इंद्रधनुष मिल जाए तो तुम एक इच्छा कर पाओगे। उसे जोसेफिन की बात याद आती है जो आसमान में इंद्रधनुष के बारे में बात कर रही थी, और जब रे ने पूछा कि इंद्रधनुष क्या होता है तो जोसेफिन बहुत खुश हुई और कहा कि यह एक लंबी रंगीन पट्टी होती है जो बारिश रुकने पर दिखाई देती है, जैसे एक सुंदर रंगीन डोनट जिसे काट लिया गया हो। अगर तुम्हें वो जगह मिल जाए जहाँ ये जमीन को छूता है तो तुम एक इच्छा कर पाओगे। रे कहता है कि डोनट्स वास्तव में बहुत गैस है और जोसेफिन उसे ध्यान देने के लिए कहती है। रे कहता है कि उसे सबका ख्याल रखना होगा और कल कुछ डोनट्स लाने होंगे, और जोसेफिन कहती है कि ऐसा नहीं है, उसे बेवकूफ कहते हुए। रे वीला को भूलता है, उसके जवाब का इंतजार करता है और वो कहती है कि वे मौजूद है, हालांकि आप इच्छा कर सकते हैं या नहीं यह उसे नहीं पता। रे अपने बर्तन को देखना शुरू करता है और वह देखता है कि यह एक विशाल बैंगनी प्रकाश है। फिर से वो कहता है कि उसके मन में कोई कंपन नहीं है और यह हमेशा की तरह स्पष्ट है। वो नहीं बता सकता कि वो झूठ बोल रही है या नहीं, लेकिन ये किसी भी आधार पर नहीं है। जैसा कि हम्फ्री कहता है कि यहाँ आने वाला जादूगर किसी चीज की तलाश में था और वो एक इंद्रधनुष था। अगर वो जादूगर भी इसे ढूंढ रहा है तो उसे यकीन है कि इसका मतलब है कि उनके पास इंद्रधनुष के अस्तित्व का कोई न कोई सबूत है। और वो उससे पूछता है कि अगर उसे एक मिल जाता है तो क्या वो वास्तव में एक इच्छा कर सकेगा और मृतकों को पुनर्जीवित कर सकेगा। वो मुस्कुराती है, कहती है कौन जानता है, पर वो कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो सकती है। मुझे यकीन नहीं है कि वो उसकी रोशनी का रंग बदलता देख पाता है या नहीं, पर वो कहती है कि कोई नहीं जानता कि इंद्रधनुष कहाँ होता है और शायद वो बहुत दूर कहीं होता है। वो उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि उसके लिए अच्छा होगा कि वो वहाँ से चली जाए। सेक्टर 50-23 स्ट्रीट के बाहरी इलाके में हम री को एक गली में देखते हैं। ये वो जगह है जिसे नाइल्स ने कागज पर लिखा था, जो एक नीले रंग की वीरान इमारत है, और वो उसके सामने चाबुक देखता है। नाइल्स ने उसे बताया कि उसके पास पहले से एक कार तैयार है और हम देखते हैं कि वो एक 4 सीटों वाली सेडान है। जैसे ही वो हैंडल पकड़ता है कोई पूछता है कि वो कौन है और कहता है कि वो नाइल्स के बदमाश जैसा दिखता है। वो पूछता है कि क्या उसे कार लाने का आदेश मिला है और पूछता है कि नाइल्स कहाँ है। RY कहता है कि उसे लगा कि उसने एक्टो के सभी आदमियों को खो दिया है, पर वो अब और समय बर्बाद नहीं कर सकता। वो हैंडल पर अपनी पकड़ मजबूत करता है और फेंटल दानव को यह एहसास हो जाता है और वो उसकी ओर दौड़ता हुआ आता है और पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। राय जल्दी से अंदर आता है और दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही वो उसे बंद करने जा रहा होता है नशेड़ी उस पर अपना हाथ रखता है और उसे रोकता है। उसके पास नशीली ताकत है और वो चिल्लाता है, उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है। राय कांप रहा है, कह रहा है कि उसने बहुत अधिक ताकतवर जादू का इस्तेमाल किया है और उसका मैना खत्म हो रहा है। वो अपने हाथ को पिछली बार की लाल आभा से भरना शुरू कर देता है और वो अपनी 2 उंगलियां उस आदमी की ओर उठाता है जैसे वो विस्फोट करने वाला हो। फिर वो एक तेज साफ गोली चलाता है। फिर वो आदमी गिरने लगता है और राय उसे ड्राइव में डालता है और पैडल पर जोर से दबाता है। उसने अभी अभी उस आदमी की हत्या की है और वो गाड़ी चलाने लगता है। वो कहता है कि वो आखिरकार पहली बार सेक्टर 50 से बाहर जा रहा है। वो नदी के नीचे गाड़ी चलाता रहता है। हम कुछ पक्षियों को मलबे पर देखते हैं और वे उड़ने लगते हैं। वो कार में रुकता है और ट्रंक उठाता है, ये कहते हुए कि यह सब देखकर ऐसा लगता है कि नाइल्स काफी तैयार था, लेकिन इस रफ्तार से वो अगले सेक्टर में अगले कुछ दिनों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए वो एक कैंपफायर बनाता है, ये कहते हुए कि उसे अगले सेक्टर में पहुंचने के बाद जादू के बारे में और जानकारी हासिल करने की जरूरत है। लेकिन इस समय वो ये जानता है कि मैना 2 प्रकार की होती है, लाल मैना जिसे आप बिना किसी विशेष तैयारी के इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरी मैना जिसके लिए रंगों को एक साथ मिलाने की जरूरत होती है। मैना को आसानी से बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर वो कुछ खास भावनाओं को चैनल करता है तो वो कुछ खास मैना का आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो अपने परिवार के सदस्यों को खोने के एहसास के बारे में सोचता है तो यह उसके अंदर उबलने लगता है। जैसे जैसे यह उसके बर्तन में बनता है ये बाहर भी बहने लगता है। वो कहता है कि यह उसकी अधिकतम सीमा है। अगर वो भावनाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है तो उसका मैना फिसल जाता है। वो अब संयोजनों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा है। जैसे ही वो अपने हाथों को एक साथ रखना शुरू करता है और आभा को एक साथ घुमाता है, हम चारों ओर घूमते हुए विभिन्न प्रकार के रंगों को देखते हैं। फिर वो टूटकर बिखर जाता है जिससे वो पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। वो कहता है कि एक दूसरे के अनुकूल न होने वाले मोनोटाइप एक दूसरे को पीछे हटाते हैं। अलग अलग रंगों को मिलाने के लिए नाजुक प्रयास की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें बहुत अधिक मानसिक शक्ति भी लगती है। लेकिन बदले में कुछ संयोजन हैं जो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से काम करते हैं और वो संयोजन जारी रखना चाहता है। पहले यह आवश्यक नहीं था, लेकिन अब चीजें अलग है। जैसे ही वो रात के आकाश को देखता है उसे एक उजाला दिखाई देता है और वो कहता है कि अब उसके पास ऐसा करने का एक कारण है। वो अगले दिन गाड़ी चलाना जारी रखता है और रात को आराम करने के लिए एक अच्छी चट्टान पाता है। जैसे ही वो अपने मैना को एक साथ मिलाने का अभ्यास करता है हम देखते हैं कि वो अपनी उंगली पर बर्फ बनाता है और साथ ही एक छोटा सा तूफान और अपनी उंगली से पत्थर भी बनाता है। वो तय करता है कि यह पर्याप्त है और उसे यहीं रुक जाना चाहिए। अगर वो अपने बर्तन में मैना रख सकता है और जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग कर सकता है तो ये पूरी प्रक्रिया को और अधिक कुशल बना देगा। जादूगर के जहाज के चारों ओर घेरे की तरह वो सेक्टर 49 पहुंचने पर रास्ता खोजना चाहता है। वापस सेक्टर 50 में 17वीं स्ट्रीट पर पुल के पास जहां वो रहता है सभी आदमी इधर उधर भाग रहे हैं और जादूगर पूछता है कि क्या अभी तक कुछ नहीं मिला है। उनमें से एक आदमी
आदमी माफी मांगता है और कहता है कि अगर वो और इंतजार करता है तो वे गोलेम को पालेंगे। जादूगर उसे छड़ी पकड़ने के लिए कहता है और वो आदमी की ओर अपनी छड़ी तानता है। वो आदमी भयभीत दिखता है और माफी मांगता है और कहता है कि उसे बस और समय चाहिए। जादूगर कहता है कि उसे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो उसे नहीं समझते। वो आदमी भयभीत दिखता है और धीरे से अपना हाथ बढ़ाता है, छड़ी को पकड़ता है और वो उसके हाथ में बढ़ने लगती है और वो दर्द से चिल्लाता है जब तक कि वो पूरी तरह से जम नहीं जाता। जादूगर फिर उसे जमीन पर धकेलने के लिए छड़ी का उपयोग करता है, जिससे उसके टुकड़े हो जाते हैं और वो अपनी जीभ चटकाता है और उसे बेकार कहता है। तभी एक आदमी चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ कुछ है और ऐसा लगता है कि गोलेम लड़ाई में था। फिर वो जादूगर को गोलेम का एक टुकड़ा देता है। जादूगर नीचे देखता है और कहता है कि हवा में मैना है और यहाँ जादू का इस्तेमाल किया गया है। उसे कुछ और जादू भी महसूस होता है। वो पास जाता है और उस आदमी से पूछता है कि क्या यहाँ कोई रहता है। आदमी कहता है कि पहले यहाँ गली के बच्चे रहते थे। वो आदमी पूछता है कि क्या यहाँ वाकई अनाथ रहते थे। आदमी कहता है कि यह उनके लिए काफी अच्छा था और शायद वे युद्ध से बचने के लिए यहाँ से चले गए। जादूगर सोचता है कि क्या एक अनाथ सच में जादू का इस्तेमाल कर सकता है। वो मुस्कुराने लगता है और हंसने लगता है, ये कहते हुए कि गली का अनाथ जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। दुनिया के अनंत संयोजनों में से मौलिक जादू के अनंत छोटे संयोजन का पता लगाना बिल्कुल असंभव है। वो कहता है कि ऐसा लगता है कि एक और जादूगर यहाँ आया और गोलेम को नष्ट कर दिया और उन्हें पता लगाना होगा कि क्या हुआ। वो अब भी मुस्कुरा रहा है और कह रहा है कि अगर यह नामुमकिन हो जाता है तो वो एक ऐसा जीनियस होगा जो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन सकता है। जैसे ही राय आखिरकार सेक्टर 49 में पहुंचता है, हमें फ्लैशबैक में रे और नाइल्स को एक सराय में बैठे हुए दिखाया जाता है। नाइल्स बियर का घूंट लेते हुए कहता है कि 42वां सेक्टर भी इस जगह जैसा ही है और यहाँ बहुत गंदगी है। अगर आपको एक अंतर बताना हो तो वो ये होगा कि यह 50वें सेक्टर से बड़ा है। यहाँ की इमारतें ऊंची हैं और उनमें ज्यादा सड़कें हैं। निचले सेक्टर में भी यही स्थिति है। आप जितना ऊपर की ओर जाते हैं, नजारे में उतना ही नाटकीय बदलाव होता है। 49वें सेक्टर में हम देखते हैं कि राय कह रहा है कि यह जगह बहुत बड़ी है। वो इधर उधर देख रहा है और कह रहा है कि यहाँ बहुत अजीब है और यहाँ कोई गोलम नहीं है। शायद वे केवल 50वें सेक्टर में ही पाए जाते हैं। वो शहर में घूम रहा है और लोगों को खदानों में तनख्वाह के बारे में पूछते हुए सुन रहा है और इस पर हंस रहा है। वो 36वीं स्ट्रीट पर है और कहता है कि 50वें सेक्टर से कम दुगुनी स्ट्रीट है। उसे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना होगा। उसे जल्द से जल्द जादू के बारे में और जानकारी जुटानी होगी, खासकर अपने वेसल सर्कल के उस जादूगर के बारे में। यही उसके बदला लेने की कुंजी होगी। उसे जादूगरों के शहर में प्रिज्मीय रंगों को भी देखना होगा। उसे कुछ पैसे भी चाहिए। उसके पास हनफे द्वारा दिए गए पैसे हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि यात्रा में कितना समय लगेगा। वो एक आह भरता है और वेरोनिका की किताबों की दुकान की ओर देखता है। वो सोचता है कि इसका क्या मतलब है। वो कहता है कि वेरोनिका किसी व्यक्ति के नाम की तरह लगता है, लेकिन ये जानना चाहता है कि वास्तव में किताबों की दुकान क्या है। हमें फ्लैशबैक में वो समय मिलता है जब वो छोटा था, जब नाइल्स उसे पढ़ना सिखा रहा था। नाइल्स ने मिट्टी पर अक्षर बनाए और उसे भाई लिखना सिखाया। उसे छड़ी से उसे भाई कहने के लिए कहा। राय कहता है कि यही एकमात्र कारण है कि वो अब पढ़ सकता है। वो किताबों की दुकान के अंदर देख रहा है और सोच रहा है कि यह क्या है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था और वो चौकोर टुकड़ों से भरा हुआ था। हर टुकड़े के अंदर एक छोटी सी चीज थी। एक औरत उस पर जोर से चिल्लाती है और पूछती है कि क्या उसने ही खिड़की तोड़ी थी और सोचती है कि क्या वो फिर से उसकी किताबें चुराने आया है। वो गुस्से में उसे चुप रहने को कहती है और पूछती है कि वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो वाकई घबराई हुई दिखती है। वो पूछता है कि क्या ये चीजें उसकी किताबों के अंदर है और वो उससे कहती है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी और चुप रहने को कहती है। वो उसके बर्तन में हर तरह की भावनाएं देखता है, लगभग हर तरह की भावना, और वो पूछता है कि क्या इन सभी भावनाओं को एक साथ महसूस करना संभव है। वो कहती है कि अब बड़े लोग नीचे आ रहे हैं और पूछती है कि वो अभी भी वहाँ क्यों खड़ा है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रही है। वो उसे अजीब कहता है। फिर वो चिढ़ने लगती है और उस पर चिल्लाती है और पूछती है कि क्या उसने वही कहा जो उसे लगता है कि उसने कहा था। फिर उसके दादाजी के बारे में बात करने लगती है। वो ये कहते हुए चला जाता है कि अभी समय नहीं है। वो शहर में आगे बढ़ता है और बाईं ओर देखता है। उसे कुछ जुगी के बच्चे दिखाई देते हैं। वो जिस तरह से देखता है उससे पता चलता है कि उसे इसकी उम्मीद थी, क्योंकि वो एक अजनबी है और सड़कों पर घूम रहा है। उन्हें लगता होगा कि वो उन्हें भड़काने आया है और अब तक ये सेक्टर 50 से अलग नहीं है। उस रात अपनी कार में वापस हम उसे ड्राइवर की सीट पर लेटे हुए देखते हैं, ये कहते हुए कि वो काफी घूम चुका है, लेकिन उसे जादू का कुछ नहीं मिला। उसे कल और इलाकों में तलाशी लेने की जरूरत होगी। फिर उसे बाहर कुछ सुनाई देता है और वे वही बच्चे हैं जिन्हें हमने पहले देखा था। वो कहता है कि वे आखिरकार आ गए हैं और अब वे 4 हैं। वे कार की खिड़की के ठीक पास जाते हैं, ये सोचकर कि उन्हें उसे मारना चाहिए या नहीं। वे कहते हैं कि उन्हें उसे नीचे उतारना चाहिए, कार की चाबियां चुरानी चाहिए और उसका सारा सामान ले जाना चाहिए। रे किसी चीज को कसकर पकड़ता है और फिर उसे सीधे उस बच्चे की ओर घुमाता है जिसने एक लाल रंग की टोपी पहनी हुई है, जो उसकी कार की खिड़की को तोड़ती है। वो
उसे चेहरे पर मारता है जिससे वो फर्श पर गिर जाता है और बाकी लोग चिल्लाते हैं। वो तुरंत कार का दरवाजा खोलता है और नीले हुडी वाले बच्चे पर हमला करता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, आरवाई उसी हथियार से उसके सीने पर वार करता है। बच्चे की आंखें धुंधली होने लगती हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। पीछे से एक लड़का उस पर हमला करता है और कहता है कि उसे मर जाना चाहिए, लेकिन आरवाई उसे आसानी से पकड़ लेता है और बच्चा जमीन पर गिर जाता है और चिल्लाता है कि उसे उसके पास नहीं आना चाहिए। रे हथियार घुमाता है और बच्चे को दांत बीचने को कहता है। बच्चा डरा हुआ दिखता है। आरवाई के बार बार वार करने पर बच्चा चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद वे सभी जाग जाते हैं और उसके सामने पछतावे की मुद्रा में बैठ जाते हैं। रे पूछता है कि उनके पास कितनी गलियां हैं। वे उसे जवाब नहीं देते और वो उन पर भौंकता है और कहता है कि जब वो पूछे तो उन्हें जवाब देना होगा। उनमें से एक बच्चा सोचता है कि उसे जवाब देना चाहिए या नहीं। तभी आरवाई उसके सिर के पास जाता है। बच्चा तुरंत उसे बताता है कि उनके पास कुल 3 है। रे पूछता है कि कौन सी तारीख है और बच्चे को घूरता है। वो कहता है 23 से 25 तारीख तक, और रे समझ सकता है कि बच्चा चिंता, बेचैनी और डर महसूस कर रहा है क्योंकि वो अपना बर्तन देख सकता है। वो बच्चे से कहता है कि वो झूठ बोल रहा है और अपना हाथ पटक देता है। वो तब तक उसे रौंदता रहता है जब तक कि हम हर जगह खून उड़ता हुआ न देख ले, और बच्चा माफी मांगता है, माफी की भीख मांगता है। रे फिर अगले बच्चे के पास जाता है और उसे घूरता है और कहता है कि अब बोलने की उसकी बारी है। वो आदमी कहता है कि वो 5 मिनट पहले हार मान चुका है और वो उसे जो चाहेगा वो बता देगा। वो कहता है कि उनके पास 14 गलियां हैं और कुल 52 सदस्य है। उनके नेता का नाम केड्रिक है और उनका बेस एक बन फैक्ट्री में है। रे कहता है कि वे उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं जितना उसने सोचा था और बच्चे से सिर उठाने को कहता है। बच्चा ऐसा करता है और वे उसका नाम पूछता है। वो उसे बताता है कि उसका नाम नेजू है। रे ने नेस्सू से पूछा कि उसके लीडर ने उसे क्या आदेश दिया है। नेस्सू ने जवाब दिया कि उसे जान से मारना है और उसके पास जो भी खाना है उसे चुराना है। रे नेस्सू से पूछा कि और क्या है। रे नेस्सू ने कहा कि उनका लीडर सब देख रहा है। एक बच्चा चाकू लेकर पीछे से राय पर हमला करता है और उसे मरने के लिए कहता है। राय एक नीली आभा छोड़ता है और कहता है कि वो उसे देख रहा है। फिर वह आभा छोड़ता है और बच्चा पीछे की ओर उड़ जाता है। बच्चा हैरान रह जाता है कि हवा ऐसी क्यों है और धूल उसकी आंखों में क्यों जा रही है। रे के चेहरे और सीने पर 2 वार करने से बच्चा तुरंत जमीन पर गिर जाता है और अपना चेहरा पकड़ लेता है। रे उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है कि यह बात अपने लीडर को बता दे। वो बच्चे के बाल पकड़ता है और कहता है कि वो अकेला नहीं है जो ये सब देख रहा है। रे उसे मारने के इरादे से आता है। फिर वो शहर में वापस जाता है और कहता है कि सेक्टर 50 की तरह सेक्टर 49 के लोग भी जादू के बारे में नहीं जानते। उसने सुना है कि किताबें कागज के बंडल होती हैं जिन पर हर तरह की जानकारी लिखी होती है, और अगर सभी तरह के हैं तो जादू के बारे में भी कुछ होगा। कोई उसके सामने खड़ा होकर उसे पुकारता है और कहता है कि उसे उनके साथ चलना होगा। वे यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, इसलिए उसे शांत रहना चाहिए। राय पूछता है कि क्या वे उन बच्चों के साथ हैं जो उसे ढूंढने आए थे, जिन्हें उसने कल रात पीट पीट कर अधमरा कर दिया था, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। वे कहते हैं कि इसलिए उनके बॉस को वो पसंद आया क्योंकि वो लड़ने में बहुत अच्छा है। वे एक कागज निकालते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसे पढ़ना नहीं जानता और वे सभी भ्रमित दिखते हैं। बच्चों में से एक कहता है कि उसे उन्हें बताना था कि उस पर क्या लिखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी योजना में कुछ गड़बड़ थी। राय कागज ले लेता है और कहता है कि वो उसे खुद पढ़ेगा। वो उन्हें बताता है कि यह बस थोड़ा सा है और वे सोचते हैं कि क्या वो सड़क से नहीं आया है अगर वो पढ़ना जानता है। नोट में लिखा है, मेरे लिए काम करने आओ और मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। वे से पूछते हैं कि कागज पर क्या लिखा है, और वो उनसे पूछता है कि वे अपने नेता का चयन कैसे करते हैं। वे पूछते हैं कि उसका क्या मतलब है और वो वही कहता है जो उसने पूछा था। वे कहते हैं कि लड़ाई करके और सबसे मजबूत बॉस बनता है। वो कहता है ठीक है और वो उनके साथ जाएगा। वे पूछते हैं कि कहाँ जाना है और वो कहता है कि वे अपने नेता से केंद्रिक के ग्रुप बेस पर मिलें जो कि एक परित्यक्त फैक्ट्री में है। बच्चा उसे बताता है कि वो यही है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं वो दरवाजा खुलता है, उनके पीछे दरवाजा बंद हो जाता है और हम देखते हैं कि बच्चों का एक पूरा समूह अपने बॉस के चारों ओर बैठा हुआ खड़ा है। केंद्रिक पुकारता है, यह वही होना चाहिए। रे ऊपर देखता है और केंद्रिक खड़ा होता है, अपना परिचय देता है और उसकी ओर मुस्कुराता है। रे कुछ देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ऐसे समय होते हैं जब कबाड़ से मैना बहता है, लेकिन उसने पहले कभी इतनी मैना वाली वस्तु नहीं देखी। केंद्रिक उसे बैठने के लिए कहता है और कहता है कि उसने उसे दुश्मन के तौर पर नहीं बल्कि मेहमान के तौर पर यहाँ बुलाया है। सभी आदमी उसके पीछे खड़े होकर उसे घूर रहे हैं और उनमें से कुछ बहुत गुस्से में हैं। राय कहता है कि यह बहुत साफ है कि केंद्रिक अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। वो रे की उम्र का है लेकिन उसमें नेतृत्व करने की काबिलियत पहले से ही है। केंद्रिक कहता है कि वो उसे अब और भी ज्यादा पसंद करता है क्योंकि वो उसे व्यक्तिगत रूप से देख रहा है और उसमें वाकई स्टील की नसें हैं। वो पूछता है कि राय कहाँ से है। उसने कहा कि उसने सुना है कि वो कार से यहाँ आया है। राय उसे बताता है कि वो सेक्टर 50 से है
और वे सभी हैरान रह जाते हैं। वे पूछते हैं कि क्या वो झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले कभी सेक्टर 50 से किसी के आने के बारे में नहीं सुना है, हालांकि उन्होंने दूसरे सेक्टरों से लोगों के आने के बारे में सुना है। केंड्रिक राय से कहता है कि अब बहुत हो गया और अगर यह सच है तो ये बहुत अविश्वसनीय है, और पूछता है कि क्या वो उनके संगठन में शामिल होना चाहेगा। रे पूछता है कि संगठन से उसका क्या मतलब है, और केंड्रिक कहता है कि वे जल्द ही यहाँ एक असली संगठन में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। संगठन का नाम मर्कवेड है, जो सेक्टर 45 का एक सुपर फेमस ग्रुप है। उनके बीच एक समझौता है कि जब उनके 66 सदस्य हो जाएंगे तो वे उनके रैंक में शामिल हो जाएंगे। केंड्रिक पूछता है कि क्या रे को यह मंजूर है, ये कहते हुए कि यह उसकी स्थिति बढ़ाने का एक मौका है। ग्रे कहता है कि यह काफी दिलचस्प कहानी है और किसी समूह में शामिल होना कठिन नहीं है। केंड्रिक उसे बताता है कि यह सही है और यह एक बुद्धिमानी भरा निर्णय है, लेकिन वे कहता है कि वो उससे कमजोर किसी के लिए काम करने से इनकार करता है। वे सभी उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह जाते हैं और केंड्रिक चिढ़ने लगता है, ये पूछते हुए कि क्या वे सच में कह रहा है कि वो उससे कमजोर है। रे बताता है कि सेक्टर 50 में सब कुछ ताकत से तय होता था, न कि वे कितनी अच्छी तरह बोल सकते हैं। इसे अपना अपमान समझकर कोई अंदर आता है और केंड्रिक उस आदमी का गला पकड़ लेता है, उसे हवा में उठा लेता है और पूछता है कि उसे बोलने के लिए किसने कहा, ये कहते हुए कि उसे बीच में टोकने से नफरत है। वो आदमी माफी मांगने लगता है और केंड्रिक को देखकर राय समझ जाता है कि वो ताकत का जादू इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो खुद जादू का इस्तेमाल कर रहा है। रिंग से मैना निकल रहा है। राय पूछता है कि यह कब खत्म होगा, और वो आदमी उसे बताता है कि यह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उनमें से कोई एक ऐसा नहीं कर लेता। राय को लगता है कि वो विंग तोड़ सकता है और वो अपनी उंगली उठाता है, उसकी तरफ इशारा करता है और किसी तरह मोनो को उससे अलग कर देता है। केंड्रिक उसे देखता है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और हंसता है, कहता है कि वो थोड़ा गर्म हो गया था। रे अचानक भावनाओं में आए बदलाव को परखना चाहता है और केंड्रिक वापस आता है और कहता है कि उन्हें वहीं से आगे बढ़ना चाहिए जहाँ उन्होंने छोड़ा था, और पूछता है कि क्या वो सच में कह रहा है कि वो उससे कमजोर है। राय कहता है कि वो है और वो उसे लॉन चेयर की तरह मोड़ देगा। केंड्रिक टेबल को उसके ठीक पीछे फेंकता है और चिल्लाता है, उसे फिर से यही कहने को कहता है। वो बाकी लोगों से पूछता है कि क्या उन्हें भी लगता है कि वे उससे ज्यादा ताकतवर है, और वे कहते हैं कि नहीं, वो यहाँ सबसे ताकतवर है। रे कहता है कि विंग केंड्रिक के इमोशन पर रिएक्ट करती है, और जब विंग से मैना कट गया तो उसने रिएक्ट नहीं किया। उसे नहीं पता कि विंग उसके साथ क्या कर रही है। केंड्रिक पूछता है कि क्या वो सच में उसकी ताकत देखना चाहता है, और वे कहता है कि हाँ, वो लीडर पोजीशन के लिए लड़ना चाहता है। अगर वो हार जाता है तो वो उसके लिए काम करेगा। केंड्रिक कहता है कि वे इसे 1 हफ्ते में करेंगे, जब हर कोई उन्हें देख रहा होगा, जिसमें उसके लोग और बाकी गैंग भी शामिल होंगे। इस तरह उन्हें यकीन हो जाएगा कि कौन ताकतवर है। वो पूछता है कि वे क्या सोचता है। वे कहता है कि शर्त लगाता है, लेकिन पूछता है कि उसे वो विंग कहाँ से मिली। केंड्रिक कहता है कि अगर वो उसे हरा देता है तो उसे पता चल जाएगा, लेकिन जाहिर है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, लेकिन उसके लिए बुरा समय आने वाला है। अगले दिन रे सड़क पर घूम रहा है और सोच रहा है कि आखिर वो विंग क्या है। फिर उसे लगता है कि कोई उसके पीछे से तेजी से आ रहा है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है इससे पहले कि वो उसके सिर पर लगे। हम देखते हैं कि वो एक पत्थर था और बेसबॉल के बल्ले लिए कुछ बच्चे भी थे। वे हंसते हैं कि उसने उसे पकड़ लिया और पूछते हैं कि उसे यहाँ घूमने की अनुमति किसने दी। उसके सामने और भी लोग आते हैं और कहते हैं कि वो पागल हो गया है। वे कहते हैं कि उसे कहीं भागने के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वे इन सड़कों पर दौड़ रहे हैं और वे उसका रवैया ठीक कर देंगे। राय उनसे कहता है कि चुप रहें और आगे बढ़कर उससे लड़ें, बजाय इसके कि वो चिल्लाए। वो जहाँ भी जाता है लोग उससे लड़ते रहते हैं, और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि केंड्रिक के साथ उसकी लड़ाई की खबर चारों ओर फैल रही है। हालांकि केंड्रिक का गिरोह उस पर निर्देश के अनुसार हमला नहीं कर रहा है, लेकिन ये यहाँ के अन्य गिरोहों पर लागू नहीं होता है, और एक अजनबी को अपनी गुफा में घूमने की अनुमति देना उनके गौरव को ठेस पहुंचाता है। यहाँ तक कि अन्य गिरोह भी उसे नियंत्रण में रखने के लिए गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन ये सब उसकी योजना के अनुसार ही हो रहा है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका जादू जितना अधिक उसे इसकी आदत होती जाती है उतना ही मजबूत होता जाता है, और जैसे जैसे उसे अनुभव होता है वो तेजी से मंत्रों का जाप करता है और कम मेटल पावर खर्च होती है। लड़ाई भड़काना एक अच्छा विचार था। मुड़कर वो सोचता है कि इसके अलावा वो उत्सुक है कि कोई कब तक देखेगा, और वो सड़क के किनारे उन्हें पुकारता है। बच्चा बहुत घबराया हुआ लगता है लेकिन बाहर चला जाता है, और चूंकि उसके बाल सफेद हैं और वह भावहीन है तो बच्चा समझता है कि वो शिकारी है और पूछता है कि क्या वो सही है। वो थोड़ा छोटा है और राय भी इस ओर इशारा करता है, ये कहते हुए कि वह बाकी सभी से छोटा है, फिर भी वो अकेला घूम रहा है और ऐसा नहीं लगता कि वो लड़ने में अच्छा है, जो अजीब है। वो बच्चे से कहता है कि वो अपना चश्मा उतार दे क्योंकि जब वे टूटेंगे तो उसके हाथों में चोट लगेगी। बच्चा उसे इंतजार करने के लिए कहता है और कहता है कि वो यहाँ लड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। राय उलझन में है और बच्चा ये देख लेता है, उसे बताता है कि वो लड़ाकू नहीं है और पूछता है कि वो अपने दुबले शरीर से कैसे लड़ेगा। खैर, राय पूछता है कि उसका उससे क्या काम है। फिर बच्चा चिंतित दिखता है लेकिन उसे बताता है कि उसका नाम फिलिप है और उसके पास उसके लिए एक ऑफर है। वो फिलिप का पीछा करना शुरू कर देता है और फिलिप कहता है कि वो ईस्टर्न गार्बेज डंप के पास काम करता है और उसने हंटर के बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी है। वो जहाँ भी जाता है वो केवल उन्हीं के बारे में बात करता है और हंटर एक उपनाम है जो उसने इस जगह पर एक अजनबी के रूप में उन लोगों को कुचलने के बाद अर्जित किया है। वे थोड़ी देर चलते रहते हैं और फिलिप कहते हैं कि वे आखिरकार यहाँ आ गए हैं जब वे एक गोदाम के सामने खड़े होते हैं। फिर वो बहुत खुशी से दरवाजा खोलता है जिससे पता चलता है कि यहाँ एक बड़ा पूरा छोटा समाज चल रहा है
और कोई भी शत्रुतापूर्ण नहीं है। रे बस हैरान रह जाता है, ये बहुत बड़ा है, और वो कहता है कि वो फिलिप होटल में उसका स्वागत करना चाहेगा और वो यहाँ का मालिक है। रे कहता है कि यहाँ 100 से अधिक लोग हैं, और फिलिप कहता है कि अधिक सटीक रूप से 186 है, जिसमें बाहर काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। रे कहता है कि यहाँ हर किसी में कुछ न कुछ सामान है, और फिलिप कहता है कि उसने निश्चित रूप से पहले ही नोटिस कर लिया था। रे का कहना है कि उनके लिए किसी और ग्रुप में शामिल होना मुश्किल होगा, और वे सभी या तो बहुत छोटे हैं या फिर उनका कद छोटा है। फिलिप का कहना है कि उसकी नजर वाकई तेज है। सेक्टर 49 में उनके पास बहुत सारी खदानें हैं, और वे पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि बहुत सारे वयस्क मर जाते हैं। फिलिप का कहना है कि ऐसा लगता है कि वो भी बहुत होशियार है, और यह सही है। इस वजह से बहुत सारा काम करना पड़ता है और दुकानें बच्चों को भी काम पर रखने को तैयार है। सड़कों का प्रबंधन करने वाले समूहों के लिए भी बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए कुछ समूहों के साथ काम पर एकाधिकार रखने के बदले में वे उन्हें थोड़ी रिश्वत देने और जरूरत पड़ने पर उन्हें कामगार भेजने के लिए सहमत हुए हैं, और वो यहाँ एक तरह का दलाल है और यहाँ तक कि आश्रय भी मुहैया कराता है। पूछता है कि क्या उसने ये सब अपने दम पर बनाया है, और फिलिप कहता है बेशक, और उसने ये सारा बुनियादी ढांचा स्थापित करने में बहुत मेहनत की है। फिर कोई फिलिप को पुकारता है और दौड़ता हुआ आता है, और उसका नाम जोनाथन है। फिलिप उससे पूछता है कि रेस्टोरेंट का काम कैसा चल रहा है। वो कहता है कि सब बढ़िया चल रहा है, और जब वो काम पर जाता है तो कोई उसे तंग नहीं करता और वो उसे अगले महीने का किराया दे देता है। फिलिप उसे धन्यवाद कहता है और अब उसने कन्फर्म कर दिया है, और जोनाथन उसे बाय बोलकर चला जाता है। फिलिप अपनी नोटबुक खोलता है और जोनाथन का नाम देखता है और लिखता है कि उसने अपना किराया पहले ही ले लिया है, और वो रे से माफी मांगता है जो उत्सुकता से देखता है और कहता है कि उसे ये तुरंत करना पड़ा। वो कहता है कि ये होटल मैनेजमेंट से जुड़ी नोटबुक है और वो इसे देख सकता है क्योंकि वो काफी उत्सुक लग रहा है। हालांकि अगर वो इसे पढ़े भी तो उसे समझ नहीं आएगा। रे फिर भी उसे उठा लेता है और पन्ने पलटने लगता है और तब तक देखता है जब तक उसे एक ऐसा पन्ने नहीं मिल जाता जिस पर हंटर लिखा होता है। उस पर लिखा है कि वो सेक्टर 50 से आया है। वो एक कार में रह रहा है और मैं ध्यान से उसके पास जाता हूँ और वो लाल रंग से हाईलाइट भी किया हुआ है। बी कहता है कि ऐसा लगता है कि उसने उसके बारे में काफी छानबीन की है, और फिलिप हैरान है कि वो पढ़ सकता है, और रे उसे बस थोड़ा सा बताता है। फिलिप उससे माफी मांगता है और चिंतित दिखता है। वो कहता है कि यह कोई बहाना नहीं है, लेकिन उसे लोगों को देखना पसंद है, इसलिए वह चाहता है कि वो इस पर एक नजर डाले। रे कहता है कि वो उससे बिल्कुल उलट है, और वो कोशिश करने पर भी इसे समझ नहीं पाता है, और माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह उसे परेशान नहीं करता है। फिलिप राहत महसूस करता है, और फिर थोड़ी देर बाद वो उसे बताता है कि वे यहाँ है और उसे 2 लोगों से मिलवाता है। उनमें से एक हैरान है, फिलिप को पुकारता है, पूछता है कि वो कौन है, ये कहते हुए कि वे किसी को भी इस क्षेत्र में नहीं आने दे सकते। वो कहता है कि वो वही शिकारी है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, और उसने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वो उसे एक मेहमान के रूप में लाएगा। वे अंदर जाते हैं और फिलिप कहता है कि वो इस जगह का उपयोग अकेले करता है और उसे खुद को घर जैसा महसूस करना चाहिए और बैठ जाना चाहिए। रे कहता है कि जब उसने पहली बार उसे इस जगह से मिलवाया था तो उसे लगा कि वो एक ठग है। फिलिप उसे बताता है कि अगर वो झूठ नहीं बोलता है तो चिंता न करे, व्यापार में क्रेडिट सबसे महत्वपूर्ण चीज है और वो हमेशा पैसे वापस कमा सकता है, लेकिन एक बार जब वो क्रेडिट खो देता है तो उसे इसे वापस पाने में बहुत मुश्किल होती है। रे कहता है कि वो उसकी उम्र का बिल्कुल भी नहीं लगता है और उससे पूछता है कि यह क्या है, क्योंकि उसने उसे एक प्रस्ताव का उल्लेख किया था। हम फिलिप को कांपते हुए देखते हैं, ये कहते हुए कि वो अभी भी थोड़ा डरावना है, लेकिन अगर उसे यहाँ लाभ उठाना है तो उसे इस पर काबू पाना होगा। उसकी आंखें चमक उठती हैं जो खुशी या उत्साह को दर्शा सकती हैं, और वो रे से कहता है कि उसके पास केड्रिक को हराने और नए नेता बनने के बाद उसके लिए एक वास्तविक प्रस्ताव है कि वो उसका व्यावसायिक भागीदार बन जाए। वे वहां कुछ देर बैठते हैं और रे उसे देखकर कहता है कि पहले की तुलना में उसका काला मान कम हो गया है और वो उससे डरता था, लेकिन अब वो साहस से भर गया है। रे पूछता है कि क्या उसे नहीं लगता कि वो हारने वाला है, और फिलिप कहता है कि वो इस संभावना को नकार नहीं सकता है, लेकिन उसके जीतने की पूरी संभावना है। रे पूछता है कि ऐसा क्यों है। फिलिप कहता है कि यह सिर्फ उसका अनुमान है, उसने उसे पहले बताया था कि उसे लोगों को देखना पसंद है। अगर वो किसी व्यक्ति के व्यवहार और आदतों को ध्यान से देखे तो उसे अंदाजा हो जाएगा कि वो कैसा है। उदाहरण के लिए, जब वो लोगों से बात करता है तो उसकी आदत है कि वो अपनी निगाहें नीचे कर लेता है और लोगों की आंखों की बजाय उनकी छाती को देखता है। वो सही कह रहा है, और फिलिप कहता है कि उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, और वो सोचता है कि क्या उसे लोगों की आंखों या चेहरे को लेकर किसी तरह का आघात है। फिर वो वापस मुद्दे पर आता है। वो लोगों को पहचानने में माहिर है और वो उसे बता सकता है, लेकिन राय उसे बीच में ही रोककर पूछता है कि क्या कुछ और है और उसने अब तक उसकी कौन सी आदतें देखी है और उनमें से कितनी है। वो कहता है कि कुछ और है और राय कहता है कि वो उनके बारे में सुनना चाहता है। फिलिप कहता है कि वो कोने से गुजरते समय हमेशा अपने दाहिने पैर से कदम रखता है, और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अवचेतन रूप से किसी दुश्मन से भिड़ने की संभावना के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि वो दाएं हाथ का है। साथ ही वो जिस तरह से लड़ता है, राय कहता है कि उसने पहली बार इतना विस्तृत विशिष्ट विश्लेषण सुना है। अब तक लोग उसे सही तौर पर देखते थे और हर कोई यही कहता था कि वो बहुत डरावना है और उसमें कुछ गड़बड़ है और वो बस अजीब लगता है, और सेक्टर 50 में जहां भी वो जाता था लोग उसे ऐसे ही देखते थे।
अब भी गुस्से और दुख के अलावा उसे भावनाओं को महसूस करने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है। वो सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि फिलिप को ऐसा लगता है कि वो भावनात्मक रूप से कैसे आगे बढ़ सकता है। फिलिप का कहना है कि केड्रिक को लड़ाई के दौरान अपनी भावनाओं में उलझने की आदत है। हालांकि ऐसा लगता है कि राय अपने प्रतिद्वंद्वी की चाल को समझते हुए लड़ता है और उसे लगता है कि इसलिए उसके जीतने की संभावना अधिक है। राय उसे ये कहकर बीच में ही रोक देता है कि वो स्वीकार करता है और फिलिप कहता है कि उसने अभी तक भुगतान या किसी और चीज के बारे में समझाना भी पूरा नहीं किया है। राय कहता है कि वो खुद इसका पता लगा सकता है और उसे इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। फिलिप मुस्कुराता है और हंसता है। ये तो तय है, लेकिन राय कहता है कि उसे एक शर्त है। फिलिप सोचता है कि यह क्या है और वो घबराया हुआ दिखता है और राय कहता है कि ऐसा लगता है कि उसके यहाँ बहुत सारे कनेक्शन हैं और उसे उसके लिए कुछ खास खोजने की जरूरत है। समय के साथ आगे बढ़ते हुए हम 2 दिन बाद देखते हैं कि वे अपनी कार के पास बैठा है और कोई उसके नीचे काम कर रहा है। मैकेनिक पूछता है कि क्या ये सच है कि वो सेक्टर 50 से है और कहता है कि उसकी कार की हालत देखकर अगर वे कहता है कि वो रेगिस्तान पार कर गया है तो वो यकीन करेगा। वो ये भी कहता है कि ऐसा लगता है कि फिलिप को उससे वाकई लगाव हो गया है और वो शायद ही कभी उससे बेहतर किसी को भेजता है। रे चुप रहता है और मैकेनिक को देखता रहता है, फिर पूछता है कि क्या वो उसे एक रिंच और 6 mm नट दे सकता है। रे उन्हें बॉक्स के ऊपर देखता है, अपनी उंगली उठाता है और मैना का इस्तेमाल करके नट और रिंच को मैकेनिक के पास ले जाता है। मैकेनिक हैरान होकर पूछता है कि क्या ये हमेशा से था या रे ने इसे लाया है। रे चुप रहता है। कुछ देर बाद मैकेनिक हंसता है और कहता है, सब हो गया। इंजन के गर्म होने के अलावा ठीक करने के लिए कुछ खास नहीं था। उसने कूलेट को किसी बेहतर चीज से बदल दिया है, इसलिए अब ये ठीक हो जाना चाहिए। वो इसे चुपके से उस दुकान से लाया है जहां वो काम करता है। ये सबसे महंगा है। राय कहता है, अच्छा काम किया। मैकेनिक हंसता है और कहता है कि यह फिलिप की एक रिक्वेस्ट थी और फिलिप ही उसका तारणहार है। अगर वो ना होता तो उसे शुरू में ही कोई काम नहीं मिलता। यही वजह है कि उसे फिलिप को अपनी सैलरी का एक हिस्सा देने में कोई शिकायत नहीं है। रे का कहना है कि फिलिप हैरान करने वाले तरीके से पॉपुलर है। फिर वो कहता है कि फिलिप ने उससे ये कागज मांगा था और उसने कहा था कि पूरा संदेश याद रखना मुश्किल होगा, इसलिए उसने उसे वो कागज दिया। फिर वो अलविदा कहता है और कहता है कि वो उसे फिर से शिकारी कहकर बुलाएगा। रे कागज पर नजर डालता है और हमें कुछ दिन पहले की बात याद आती है जब उसने कहा था कि उसे जादूगरों के बारे में जानकारी चाहिए। फिलिप कहता है कि उसने उनके बारे में पहले भी सुना है और वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाएगा जिस पर जरा भी शक हो और इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। उसने कहा कि रे की कार के अंदर उसके पास एक सूचना नेटवर्क है। वो वहां बैठा हुआ कह रहा है कि उसे नहीं लगता था कि वो कुछ दिनों में इतनी सारी जानकारी जुटा पाएगा। वो सब पढ़ना शुरू करता है, लेकिन कुछ भी नहीं। बेशक मैं ये सब नहीं पढ़ रहा हूँ और अगर इसमें से कुछ भी महत्वपूर्ण है तो मैं उसे बताऊंगा। अब तक रे को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है और फिर उसकी नजर एक पर पड़ती है और वो कहता है कि यह पुष्टि करने लायक होगा। हम एक आदमी को अपने कंधों पर 2 बड़े बक्से ले जाते हुए देखते हैं। जब वो सड़क पर चल रहा होता है तो रे उसे देखता है और कहता है कि लेनन को बाहर रखा गया है क्योंकि उसके सीने पर कोई अंगूठी नहीं है और एक दुर्घटना के कारण ऊपर से एक पाइप गिरने से केवल एक व्यक्ति बचा है जो उस क्षेत्र में अक्सर देखा जाता था। पाइप हवा के तेज झोंके से टकराया हुआ लग रहा था और वो इस घटना से बाल बाल बच गया और वो जरा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वो आदमी एक जादूगर है। रे गली से बाहर आता है और ऊपर देखता है। ये देखकर आश्चर्यचकित होता है कि वो वेरोनिका की किताबों की दुकान में वापस आ गया है और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि आज दुकानें बंद हैं, कि वे इस गति से नहीं खुलने जा रहे हैं और उन्हें टिके रहना चाहिए। पता चला कि पत्थर फेंकने वाले वही है और वो कहते हैं कि अगर वो यहीं रुक गए तो उनका काम हो जाएगा। वो बहस करते रहते हैं और जाहिर तौर पर किसी ने कहा कि अगर दुकान बिक गई तो वो उन्हें दुगुने पैसे देंगे। वो यही नहीं रुक सकते और इस बार वो उन्हें दूसरी मंजिल से फेंक देंगे क्योंकि ये सिर्फ उनकी दुकान नहीं बल्कि उनका घर है और वो उन्हें बाहर जाने के लिए मजबूर करेंगे। बच्चा पत्थर उठाकर कहता है कि वो उन्हें दिखाना चाहता है कि ये कैसे किया जाता है। हम देखते हैं कि सामने वाली लड़की दरवाजा खोलती है और कहती है कि उन्हें चले जाना चाहिए। उसने सब कुछ सुन लिया है और वो ही पत्थर फेंक रहे हैं। वो उन्हें हरामखोर कहकर कहती है कि उन्हें चले जाना चाहिए। राय कहता है कि हल्का पीला रंग साहस और दृढ़ विश्वास का प्रतीक है। हालांकि ये देखकर कि इसमें काला मान भी भरा हुआ है, वो काफी डरी हुई लगती है। बच्चे उससे पूछते हैं कि क्या उसे लगता है कि वो डर से कांप नहीं रही है। वो कहते हैं कि घर होना अच्छा होगा क्योंकि उनके पास सोने के लिए कोई जगह नहीं है। वो कांप रही लगती है और वो कहती है कि बड़े लोग इस बारे में कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन उसके खत्म होने से पहले वे पत्थर उसके सिर के पास फेंकते हैं जिससे वो चीख पड़ती है। वे उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि उन्हें पता है कि वहाँ केवल कुछ बुरे लोग और बच्चे हैं और उन्हें चुप रहना चाहिए और वहाँ से चले जाना चाहिए। राय कोने से देखता है और फिर बच्चों में से एक सीधे उसके चेहरे पर पत्थर फेंकता है
और कहता है कि इस बार वो उसे सीधे मारना चाहता है। राय उसे रोकने जाता है, लेकिन उसके हाथों से हल्के नीले रंग का मैना देखकर हैरान रह जाता है। जैसे ही वो उन्हें फैलाती है, वो हवा के नीले झोंके भेजती है, जिससे पत्थर पीछे गिर जाता है। वे पूछते हैं, अभी अभी क्या हुआ? और हम उसके हाथ से मैना निकलते हुए देखते हैं। वो अभी जो हुआ उससे घबराई हुई दिखती है और रे को एहसास होता है कि उसे एक जादूगर मिल गया है। बच्चे कहते हैं कि उन्होंने इसे कल्पना की होगी और उन्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए, लेकिन रे कहता है, नहीं, ये स्पष्ट रूप से जादू था। लड़की रोने लगी और उन्हें वहाँ से चले जाने को कहा। उन्होंने कहा कि वो केवल सख्त होने का नाटक कर रही है और उस पर और भी पत्थर फेंकने लगे, ये कहते हुए कि वो वहाँ से कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही पत्थर सीधे उसके चेहरे की ओर उड़े, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा कि वो उन सभी को रोक नहीं सकती। रे ने अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाए, जिससे उसका अपना नीला मैना निकल गया। हवा का एक तेज झोंका आया और पत्थर दूर जा गिरे, पहले की तरह सिर्फ फर्श पर नहीं, बल्कि सीधे एक बच्चे के चेहरे पर। दूसरा बच्चा मुड़ा और सोचने लगा कि क्या हो रहा है और उसका दोस्त ठीक है या नहीं, लेकिन वो भी सीधा गुंबद पर जा गिरा। वे दोनों रोने लगे और वे गली से बाहर निकल गया और एक पत्थर हवा में उछाल दिया। जब बच्चे कांप रहे थे तो उसने उसकी ओर देखा और कहा, काफी देर हो गई, और वह हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बच्चों को एक गली में पीटा जा रहा है और लड़की मदद के लिए राय को धन्यवाद देती है। वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो कुछ पूछना चाहता है। वो कहती है कि वो भी उत्सुक थी और ठीक उसी समय वो पूछता है कि क्या वो एक जादूगर है, और वो पूछती है कि क्या वो जादू का इस्तेमाल करता है। वे दोनों महसूस करते हैं कि उन्होंने लगभग एक जैसा ही कुछ पूछा था। वो अपना गला साफ करती है और पूछती है कि क्या वो अंदर जाकर बात करना चाहता है। वो किताबों की दुकान में घुसता है और इधर उधर देखता है। वो उसे बताती है कि वो वास्तव में वेरोनिका है, इस किताबों की दुकान की बच्ची। राय उसे अपना नाम बताता है और वो कहती है कि उसने उसे देखा और पिछली बार उस पर चिल्लाने के लिए माफी मांगी। उसे लगा कि वो पत्थर फेंकने वाले बच्चों में से एक है। वो कहता है कि वो समझता है और स्थिति ने गलतफहमी को अनुमति दी। वो शर्मिंदा दिखती है, उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देती है, ये कहते हुए कि वो उसके बिना बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। वो कहता है कि उसे इतना धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस किताबों की दुकान के चारों ओर देखना चाहता था। वो केवल कुछ जादुई ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, लेकिन एक से मिलना, यहाँ जादूगर को उम्मीद से ज्यादा फायदा हुआ। वो हैरान रह गई और बोली कि यहाँ लोग आमतौर पर सराहना के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं और वो वाकई अजीब है। राय ने वेरोनिका से पूछा कि उसने जादू कहाँ से सीखा और उसने बताया कि उसके दादाजी उसे और उसके भाई बहनों को यहाँ ले आए थे। उसने पूछा कि क्या उसके दादाजी भी जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो बोली, जरूर, क्योंकि वो एक जादूगर है। राय ने पूछा कि क्या वो उससे मिल सकता है। वो बोली कि यह ठीक होना चाहिए, लेकिन उसे पहले ऊपर जाकर उसे बताना होगा। फिर उसने उसके गाल पर एक कट देखा और उसे रुकने के लिए कहा। उसने कहा कि यह सिर्फ एक खरोंच है, इसलिए ये ठीक होना चाहिए, लेकिन उसने उससे कहा कि अगर उन्होंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये संक्रमित हो सकता है। वो उसके पास गई और उसके गाल पर हाथ रखकर उसे एक सेकंड रुकने के लिए कहा। वो इस बार बर्फीले जादू का इस्तेमाल करती है, जिससे वो ठंडा हो जाता है, लेकिन इसका असर उससे ज्यादा होता है। घाव पूरी तरह से गायब हो जाता है। उसने उसे ठीक कर दिया है। वो राहत की सांस लेते हुए कहती है, सब हो गया। राय ने उससे पूछा, ये कैसे हुआ? वो पूछती है कि उसका क्या मतलब है, और वो कहता है कि उसने अभी अभी सफेद मैना को हिलाया और उसका उपयोग उसे ठीक करने के लिए प्रकाश बनाने में किया। चाहे वो कितना भी ध्यान केंद्रित करे, वो सफेद मैना को बिल्कुल भी नहीं हिला सका। ये केवल तब प्रतिक्रिया करता है जब कोई विचारशील, समर्पित होता है या जब कोई खुद का बलिदान करता है। ये सभी भावनाएं उससे बहुत दूर हैं जो भावनात्मक रूप से अक्षम है। वो कहती है कि उसने उपचार जादू का उपयोग किया और बस। ये पूछते हुए कि सफेद मैना से उसका क्या मतलब है। उसे याद है कि नाइल्स ने उसे बताया था कि पहले उसे बताया गया था कि मैना अदृश्य है और इससे पुष्टि होती है कि जादूगर इसे देख नहीं सकते। वो कहती है कि उसे नहीं पता कि सफेद मैना से उसका क्या मतलब है और पूछता है कि क्या उसका मतलब पुनर्जनन के तत्व से है। वो कहता है कि उसे नहीं पता कि वो क्या है। वो बताती है कि अभी जादू के लिए जिस तत्व का उपयोग किया गया है उसे पुनर्जनन का तत्व कहा जाता है। आमतौर पर उपचार जादू में केवल एक तत्व का उपयोग होता है, हालांकि आप 2 और सहायक तत्व जोड़ सकते हैं। वो पूछता है कि कितने तत्व हैं, और वो कहती है कि बहुत सारे, 20 से अधिक प्रकार के यदि आप केवल प्राकृतिक तत्वों को गिनते हैं। यदि आप अन्य को गिनते हैं, जैसे कि प्रवर्धन, गड़बड़ी और इसी तरह, कम से कम 100 है। राय कहता है कि उसने आज कुछ नया सीखा है और शायद वो उसके दादाजी से मिलने पर और भी कुछ सीख सकता है। वो पूछता है कि क्या वो दूसरी मंजिल पर है, और वो कहती है कि वो है, लेकिन वो वास्तव में बीमार है और बिस्तर से बाहर नहीं निकल सकता है। वो पूछती है कि क्या वो यहाँ 1 मिनट रुक सकता है जब तक वो जांचती है कि वो जाग रहा है या नहीं। वो ये कहते हुए ऊपर की ओर भागती है कि वो अभी वापस आती है। राय सभी पुस्तकों को देखना शुरू कर देता है, उनके शीर्षक पढ़ता है। वो कहता है कि उसने सुना है कि किताबें बहुत महंगी चीजें हैं और उन्हें अपने हाथों से छूने से उनका मूल्य कम हो जाता है, इसलिए वो खुद को रोक लेता है। वो इसके बारे में सोचता है और महसूस करता है कि आखिरी बार जब उसने स्नान किया था तो साफ पानी से बारिश हुई थी। बदबू आने पर उसे विशेष रूप से असुविधा महसूस नहीं होती है, लेकिन उसे यकीन है कि दूसरों को होती है। बेबी वेरोनिका की नाक बहुत खराब है या वो उसे बर्दाश्त कर रही है। फिर वो मेज पर अलग अलग किताबों को देखता है, कहता है कि वे पत्रिकाओं की तरह लग रही है। एक क्षेत्र द्वारा तत्व वितरण का अध्ययन है और दूसरा काली बारिश के विस्तार का कारण है।
वो वापस नीचे जाने लगती है, लेकिन रे को नहीं देखती है। सोचती है कि क्या वो इसलिए चला गया क्योंकि उसे बहुत देर हो गई। वो उसके ठीक पीछे है, कह रहा है कि वो अभी भी यहाँ है। ये देखकर वो डर जाती है और चिल्लाती है। वो पूछती है कि क्या वो दुकान के आसपास देख रहा था, जबकि उसे नहीं पता था कि वो उसके पीछे था। वो पूछता है कि क्या जादू के बारे में कोई किताबें हैं, जबकि वो कहता है कि उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो पूछती है कि क्या वो पढ़ सकता है और क्या उसने किताबों के शीर्षक देखे। वो कहता है कि उसने पढ़ा है और वो कहती है कि वो जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। वो पूछता है कि उसके दादाजी कैसे हैं और वो कहती है कि उसे नहीं लगता कि वो अभी उससे बात कर पाएगा क्योंकि वो सो रहे हैं, और पूछता है कि क्या वो कल वापस आ सकता है। वो चिंतित दिखती है। वो कहता है कि वो ऐसा करेगा, और जब वो जाने लगता है तो वो पूछती है कि वो उसके दादाजी से क्यों मिलना चाहता है। ऐसा लग रहा था कि शुरू से ही उसका यही लक्ष्य था। वो इस बारे में सोचता है, उसे बताता है कि वो कुछ खोज रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि प्रिज्म। शाम के 4:30 बजे हम रे को एक कैफे के अंदर लिस्ट को फिर से देखते हैं, जहां वो अभी है। उसके सामने वो आदमी रहता है जिसके सिर पर पाइप गिरा था। उम्मीद है उसे जादू से जुड़ी कुछ जानकारी मिल सकती है, और जानकारी जोआन से है। जोआनी आती है और उसे बताती है कि उसका ऑर्डर आ गया है। राय इस सहयोग से हैरान है। वो कहता है कि उसने ये ऑर्डर नहीं दिया था, और जोआनी कहती है कि यह मुफ्त है। वो शिकारी होना चाहिए और वो अभी बच्चों के लिए एक हीरो है। राय कहता है ठीक है, लेकिन वो कुछ जानना चाहता है, और जोआनी कहती है कि वो कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ तक कि इस जगह का स्टोरेज पासवर्ड भी। कहता है कि शायद उसे इतना आगे नहीं जाना चाहिए, और वो पूछता है कि उस आदमी का शेड्यूल कितना सही है। जोआनी कहती है 100%, और पिछले 3 महीनों में जब से वो यहाँ काम कर रहा है उसने उस आदमी को उस बिल्डिंग के बेसमेंट से ठीक उसी समय अंदर और बाहर आते देखा है। उसे उसकी वजह से घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई चिल्लाकर जोनी से पूछता है कि वो क्यों आलसी है, और जोनी राय से कहती है कि उसे भागना होगा। अगर उसे कुछ पूछना है तो उसे फोन करके बताना, और वो जाने लगता है। राय कहता है कि उसके पास अभी 1 घंटा है, इसलिए उसे अभी यही इंतजार करना होगा। थोड़ी देर बाद उसने अपनी पूरी प्लेट साफ कर दी, अपने ड्रिंक का एक घूंट लिया और उसे कुछ दिखाई दिया। वो कोई और नहीं बल्कि नोट में लिखा आदमी था। राय कहता है कि वो उस जादूगर की तरह है जिसके पास मोनले है, तो वो भी जादूगर ही होगा। राय भागता हुआ जोनी से कहता है खाने के लिए शुक्रिया, और जोनी कहती है कि उसकी सेवा करना उसके लिए सम्मान की बात थी। राय कहता है कि वो आदमी करीब 1 घंटे के लिए अपने घर से बाहर जाता है और उसे उस दौरान घर में जादू के बारे में सुराग ढूंढने होते हैं। वो बेसमेंट में जाता है जहाँ उम्मीद के मुताबिक ताला लगा होता है, लेकिन अब वो वापस नहीं जा सकता। उसे अंदर जाने का रास्ता खोजना होगा। उसे लगता है कि मैना प्रतिक्रिया दे रहा है, चारों ओर घूम रहा है और मैना चाबी के छेद में बहने लगता है। बर्फ का एक झोंका उस पर जम जाता है और ताला खुल जाता है। वो पूछता है कि उसने अभी अभी यह कैसे किया, लेकिन कहता है कि उसे ध्यान केंद्रित करना है और वो किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकता। उसे एक कूड़ेदान दिखाई देता है जिसमें मुड़े हुए कागज का एक गुच्छा होता है। शुक्र है कि वो नहीं था जो वो सोच रहा था। वो कहता है कि अभी सबसे जरूरी है उस जादूगर के बारे में जानकारी ढूंढना। वो उस आदमी का लिखा हुआ पत्र पढ़ना शुरू करता है। उसमें उसे दिए गए लाल रक्त पत्थर के बारे में कुछ लिखा था जो और भी मजबूत हो रहा था, और 66 अनाथों के बारे में कुछ लिखा था। हो सकता है कि यह वही लाल एमसी कार्यकारी हो जिसके बारे में केनरिक बात कर रहा था। इस पत्र की सामग्री से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, संगठन से बाहर। फिर राय को कुछ ऐसा महसूस होता है कि उसके ठीक सामने कुछ है जिससे लाल रंग की आभा निकल रही है। वो ढक्कन हटाता है और उसे बहुत सारे रत्न दिखाई देते हैं। यह वही रत्न है जो केनरिक की अंगूठी के अंदर लगा हुआ है। ये पत्र में मौजूद लाल रक्त रत्न होना चाहिए। वो कहता है कि यह अभी भी वही मान है, लेकिन हवा में मौजूद मान के विपरीत ये रत्न इसे बहुत आसानी से आकर्षित कर सकता है। वो सोचता है कि अगर वो इस चीज के साथ जादू का इस्तेमाल करे तो क्या होगा। ये सोचते हुए वो अपने हाथ में एक विशाल ज्वाला जलाता है, जो उसने अब तक बनाई सबसे बड़ी ज्वाला है। वो कहता है कि यह अब तक की सबसे लाल ज्वाला है और जादू करने में आमतौर पर अधिक समय लगता है। फिर उसे कदमों की आहट सुनाई देती है और उसे एहसास होता है कि वो आदमी वापस आ गया है। हालांकि अभी 15 मिनट भी नहीं हुए हैं। वो आदमी कमरे में दाखिल होता है, ये कहते हुए कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो अपना बटुआ छो गया। वो सोचता है कि क्या दिन बीतने के साथ वो और भी बेवकूफ होता जा रहा है, और क्या यही कारण है कि बॉस ने उसे छोड़ दिया। फिर वो खुद से बुदबुदाता है। तीसरा व्यक्ति अपना नाम वाल्टर बताता है। ऐसा करने के बाद वो संगठन में वापस आ सकेगा। राय दरवाजे के पीछे छिप जाता है। वाल्टर कहता है कि उसे इस बार सामान्य से ज्यादा खाना खरीदना है ताकि उसे कुछ समय के लिए बाहर न जाना पड़े। राय कहता है कि अब वो बाहर जा रहा है और उसके पास जाने का मौका होगा, लेकिन वाल्टर रुक जाता है और कहता है कि उसे कुछ और चाहिए। वो दरवाजे के फ्रेम को पकड़ता है और कहता है कि उसे चूहे मारने की दवा भी चाहिए, और राय पर मुस्कुराने लगता है। वाल्टर राय से पूछता है कि क्या उसे सच में नहीं पता था कि वो यहाँ छिपा हुआ है, और राय उस पर झपट्टा मारता है। हम देखते हैं कि खून बह रहा है क्योंकि वो उसे काटने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वाल्टर अपनी जगह पर खड़ा रहता है और उसका चेहरा पकड़कर उसे कमीना कहता है। राय खुद को दूर कर लेता है और वाल्टर पूछता है कि वो कौन है। उसने कहा कि उसे लगा कि वो संगठन का कोई हत्यारा है, लेकिन वो सिर्फ एक बच्चा है और खून अब उसकी आंखों में जा रहा है। वो पूछता है कि उसने दरवाजा कैसे खोला, और राय सीधे उस पर हमला करता है। राय कहता है कि वो उसे वश में कर लेगा और उससे कहलवाएगा। वो सब कुछ जानता है और वो अपनी मुट्ठी पीछे करता है, लेकिन ये देखकर हैरान रह जाता है कि वाल्टर ने वास्तव में ताकतवर जादू का इस्तेमाल किया है और ब्लेड को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया है।
ये कहते हुए कि भाई डन ने गलती की और उसे अब तक किसी वयस्क को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वाल्टर हैरान है कि वो इतना ताकतवर कैसे है क्योंकि हम उसके हाथ कांपते हुए दिखते हैं, लेकिन एक बार फिर वाल्टर से दूर हो जाता है और कहता है कि अभी अभी उसने अपने हाथ में ब्लेड पकड़े हुए अपने मन को केंद्रित किया और कटने से बचने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। वाल्टर अपना हथियार निकालता है, ये कहते हुए कि उसने उस पर नरमी बरती और अब वो अपने हथियार का इस्तेमाल करने में सक्षम है। अब वो उसका चेहरा फाड़ने जा रहा है और वो उस पर वार करना शुरू कर देता है। रे को लगता है कि शायद वो वही जादू इस्तेमाल कर सकता है जो वाल्टर ने अभी किया था। जैसे ही वाल्टर उसके सिर की ओर झुकता है, वाल्टर कुछ देखकर बिल्कुल चौंक जाता है और पूछता है कि रे उस जादू का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। रे कहता है कि उसे वाल्टर द्वारा इस्तेमाल किए गए रंगों के अनुपात को अच्छी तरह याद है। वाल्टर भ्रमित है, कहता है कि धातुकरण एक अनोखा जादू है जिसका आविष्कार उसने किया था और फिर भी किसी तरह इस बच्चे ने इसे एक बार देखने के बाद ही कर लिया। रे अभी भी बंद है और फिर से अपने हमले के साथ लौटता है जिससे वाल्टर बच जाता है, लेकिन रे तुरंत एक और वार करता है और उसके बाजू पर वार करता है और इस बार वाकई वार होता है। वाल्टर को दर्द होता है, उसके शरीर से खून बहने लगता है। थोड़ी देर बाद वो सचमुच कट जाता है और वो हंसता है, ये कहते हुए कि वो सही था और बॉस ने उसे यहाँ भेजा होगा। उसने सुना था कि हत्यारों में कोई ऐसा है जो जादू की नकल कर सकता है। और रे अपना हाथ दीवार में घोंप देता है और चूंकि कमरे में अंधेरा है, वो अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी आवाज धीमी कर देता है। वो कहता है कि उसे उससे बहुत कुछ पूछना है और उसे यहाँ से उसके सवालों के जवाब देने चाहिए। वाल्टर कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो हत्यारा इतना छोटा होगा। रे कहता है कि वो अपने अनुभव से जानता है कि इस तरह के लोगों से ठीक से बात करना मुश्किल है और अगर वो उससे कोई जानकारी नहीं निकाल पाता है तो वो उसे यहीं खत्म कर सकता है। वाल्टर पागलों की तरह हंसता रहता है, ये कहते हुए कि उसे ये पता चल गया है और वो ये सुनिश्चित करेगा कि बॉस के पास उसकी क्षमता को पहचानने के अलावा कोई विकल्प न हो और वो उसे जलाकर मार डाले। वो शुरू करता है खुद को भस्म करने के लिए उसके घर के अंदर एक विशाल ज्वाला बवंडर पैदा कर देता है। रे को ये देखकर आश्चर्य होता है और वाल्टर द्वारा उसकी त्वचा को जलाने के साथ साथ वो खुद को भी जलाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि रे को अपने बॉस को बताना चाहिए कि वाल्टर द ब्लू आई जल्द ही उससे मिलने आने वाला है और निश्चित रूप से ये तभी होगा जब वो यहाँ से जीवित बच सके और उसके बॉस को उसे पहली बार में छोड़ने का पछतावा होगा। कहता है कि मैना रिंगो को तीव्रता से घुमा रहा है और इस वजह से लाल मैना तेजी से उसके पूरे शरीर और उसकी रक्त वाहिकाओं में फैल रहा है। अब ये खतरनाक है, अगर उसने खुद को मैना से सुरक्षित नहीं रखा होता तो ये पहले ही खत्म हो गया होता। वाल्टर हवा में अपने हाथ उठाता है, दो विशाल फ्लेमेथ्रोवर जैसे हमले करता है, ये कहते हुए कि वह जानता है कि वे एक हत्यारा है जिसे ब्लडस्टोन प्राप्त करने के लिए यहाँ भेजा गया है और उसे मारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उस पर एक आग का गोला छोड़ता है। रे अपने हाथ उठाता है क्योंकि उनके चारों ओर कई अलग अलग रंग घूमने लगते हैं और वो उन्हें रोकने में कामयाब हो जाता है। हमला करते हैं जिससे आग का गोला फूटता है और अलग अलग दिशाओं में बिखर जाता है। वाल्टर हंसता है और कहता है कि अगर वो उसे मारने के लिए भेजा गया हत्यारा है तो उसे कम से कम इस क्षमता का जादू इस्तेमाल करना चाहिए। ये जारी रहता है और वाल्टर पूछता है कि क्या वो सिर्फ बचाव करने जा रहा है, ये कहते हुए कि एक समय पर उसका मैना खत्म होने वाला है। राय कहता है कि वो उसके करीब नहीं जा सकता क्योंकि वो आग की लपटों में घिरा हुआ है और यह सुरक्षा भी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। फिर उसे कुछ दिखाई देता है क्योंकि वाल्टर ने अपने हाथ जोड़ लिए हैं जिससे पहले से भी ज्यादा ताकतवर हमला हो रहा है। रे से पूछता है कि इस बारे में क्या सोचता है। राय कहता है कि वो इसे रोक नहीं पाएगा और अपना सुरक्षा जादू छोड़ देता है, ये कहते हुए कि उसे पहले आग बुझाने पर ध्यान देने की जरूरत है। वाल्टर पूछता है कि क्या वो पागल हो गया है क्योंकि उसने अपना सुरक्षा जादू खो दिया है। फिर उसके बगल में पानी की एक बूंद देखता है, पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है क्योंकि पानी उसके चारों ओर घूम रहा है। वो कहता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि राय एक ही समय में दो मुख्य जादू प्रकारों का उपयोग कर रहा है। राय शुरू होता है, अपनी मुट्ठी को कोट करता है और उसे पीछे कर देता है। वाल्टर को एहसास होता है कि शायद वो हत्यारा नहीं है क्योंकि वो कई तत्वों का उपयोग कर रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वे आगे बढ़ता है। वाल्टर को बुझाने के लिए अपने पानी के भंवर को भेजता है। पता चला कि उसने खुद को नहीं जलाया। मेरा दिमाग बस शांत है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि फर्श से पानी टपक रहा है क्योंकि वे वास्तव में उसमें भीगा हुआ है। उसकी नाक से भी बहुत बुरी तरह से खून बहने लगता है और वो कहता है कि यह जादू का उपयोग उसकी अधिकतम मानसिक क्षमता पर करने का परिणाम है और उस जादू की मारक क्षमता अविश्वसनीय या अतुलनीय थी। मैना रिंग बहुत आसानी से चलती थी और रंग मिश्रण की गति तेज थी और वाल्टर वास्तव में मजबूत था। वो कल्पना नहीं कर सकता कि मोहल्ले वाला जादूगर कितना मजबूत होगा। फिर अगर वाल्टर के पास केवल 2 रिंग है जबकि दूसरे जादूगर के पास 3 है तो वह जानता है कि वो अपनी वर्तमान ताकत से अपना बदला नहीं ले सकता है। हालांकि पर्याप्त समय के साथ वो बहुत मजबूत हो जाएगा। अगर उसे पता होता कि चीजें इस तरह से होंगी
तो वो सभी ब्लडस्टोन को पकड़ लेता क्योंकि वो केवल मुट्ठी भर ही ले पाया था। अगली सुबह वेरोनिका की बुक स्टोर पर रे उसके पास आता है। वो मुड़कर देखती है, खुश होती है कि वो यहाँ है और वो कहती है कि कल से रेनकोट पहनने के बाद से उसके कपड़े बदल गए हैं। वो उसे बताता है कि उसने उसे उतार दिया है और हम देखते हैं कि वो अब बिल्कुल तरोताजा और साफ है। हालांकि वाल्टर उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि कमरा अंधेरा था, लेकिन अगर वो वही कपड़े पहनता तो वो उसे पहचान सकता था। वो कहती है कि उसने अपने दादाजी को उसके बारे में बताया था कि कैसे उसने उसकी मदद करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया था और वो इंद्रधनुष की तलाश में था। वो पूछता है कि क्या उसने उसे कुछ और बताया और वो कहती है कि नहीं, क्योंकि उसने उसे कुछ और नहीं बताया था। रे को फिर अपनी बाईं ओर कुछ दिखाई देता है। दो बच्चे उसे उत्सुकता से घूर रहे हैं। जब वो उनसे नजर मिलाता है तो वे डर जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। वो कहती है कि वे उसके छोटे भाई हैं और उसके दादाजी उन्हें माल्टा के अनाथालय से लाए थे और जेल फेम। रे पूछता है कि क्या ये सब जादू सिखाने के लिए था और वो पूछती है कि उसे ये कैसे पता चला। वो कहता है कि उसे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई और कारण होगा और उसने उसे बताया कि उसने जादू उससे सीखा था उसके दादाजी। वो कहती है कि वो सही है और उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो भूल गई। फिर वो कहती है कि वे आखिरकार यहाँ है और उसके दादाजी अंदर है। हमें पता चलता है कि उसके दादाजी का नाम दादाजी है। वो कहती है कि वो राय को लेकर आई है जिसने उसकी मदद की थी। राय कहता है कि उसके आसपास निश्चित रूप से एक जादूगर का उत्तराधिकारी है और दादाजी वेरोनिका को थोड़ी देर के लिए एक तरफ बैठने के लिए कहते हैं। वो ठीक है कहती है और दरवाजा बंद कर देती है, जबकि वे उसके ठीक बगल में बैठ जाती है। दादाजी कहते हैं कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण राय का आभार है। उन्होंने सुना कि राय ने वेरोनिका को उन बच्चों को भगाने में मदद की, कुछ ऐसा जो उसे करना चाहिए था लेकिन वो नहीं कर सका क्योंकि जैसा कि वे देख सकता है वो सबसे अच्छी स्थिति में नहीं है। रे कहता है कि यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था और अपने बर्तन की ओर देखता है। ये देखकर कि दादाजी के पास 4 छल्ले हैं जो कि पहले मिले जादूगर से कहीं अधिक शक्तिशाली है, वो फिर से रंग पर आधारित भावनाओं को समझाता है और कहता है कि इन सभी को एक ही समय में अनुभव करना कठिन होगा, इसलिए यह मन नहीं है बल्कि उसके बर्तन में उकेरे गए रंग है। असंख्य वर्षों से भावनाओं की लहरों ने अपने निशान छोड़ दिए हैं जिससे उसके टाइप से भावनाओं को पढ़ना मुश्किल हो गया है। दादाजी कहते हैं कि फिर भी उन्होंने सुना कि राय के पास कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं। रे का कहना है कि वो कुछ समय से एक जादूगर की तलाश में है और दादाजी कहते हैं कि उन्हें लगता है कि वे खुद एक जादूगर है। वेरोनिका के अनुसार वो जादू का बहुत कुशलता से उपयोग करता था। रे का कहना है कि ऐसी कई चीजें हैं जो वो नहीं जानता। दादाजी हंसते हुए कहते हैं कि राय कहीं और से होगा और पूछता है कि वो कहाँ से है। रे इस बारे में सोचता है और दादाजी कहते हैं कि उसकी एक लंबी बैक स्टोरी है। अगर उसे जवाब देने में मुश्किल होती है तो दादाजी के पास सिर्फ एक सवाल होता है और वे एक गेम खेलने का सुझाव देते हैं। हर राउंड का विजेता हारने वाले से एक सवाल पूछ सकता है। जैसे ही वो कुछ मैना भेजना शुरू करता है, राय उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। दादाजी कहते हैं कि उसकी प्रतिक्रिया त्वरित है, जो उसकी तेज इंद्रियों का प्रमाण है, और पूछता है कि क्या वो अभी उनके बीच मैना महसूस कर रहा है। राय कहता है हाँ, वो न केवल उसे महसूस कर सकता है बल्कि वो अपने हाथ में मैना देख सकता है। दादाजी कहते हैं उसका माहौल पूरी तरह से बदल गया और बताया कि हर जादू एक अलग तत्व का इस्तेमाल करता है। जब तत्व मिलते हैं तो वे नए तत्व बना सकते हैं और अभी उनके बीच जो है वो है रखरखाव का तत्व। यह वो तत्व है जिसकी जरूरत जादू को बाहरी कारकों से प्रभावित हुए बिना होम्योस्टेसिस बनाए रखने के लिए होती है। इस होम्योस्टेसिस के कारण इसे चलाना सबसे मुश्किल भी है। ग्रे फिर उसके अंदर के तत्व के बारे में पूछता है जिससे दादाजी हैरान हो जाते हैं, जो पूछते हैं कि क्या राय एक नहीं बल्कि 2 महसूस कर सकता है। राय कहता है हाँ, क्योंकि अंदर एक ग्रे है जो दूसरों की तुलना में बहुत गहरा है। यह निश्चित रूप से ग्रे के 2 अलग अलग स्वर है। दादाजी हंसते हुए कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है, उसे सैकड़ों अनाथालयों से गुजरने की कोई जरूरत नहीं थी। राय ने रखरखाव और निरंतरता के तत्वों को तुरंत पहचान लिया, ऐसा कुछ जो एक सामान्य जादूगर भी पूरे जीवन काल में नहीं कर सकता। दादाजी कहते हैं कि यह भाग्य का एक क्रूर मोड़ है क्योंकि उनके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है और उन्हें आखिरकार एक सच्ची प्रतिभा मिल गई है। राय रखरखाव के बगल में तत्व का नाम पूछता है, लेकिन दादाजी कहते हैं कि अगर वो उसे बताता है तो इसमें कोई मजा नहीं है, उसे खेल जीतना चाहिए, इसका पता लगाओ। खेल सरल है, अभी उनके बीच 2 अलग अलग तत्वों से बना एक गोला है और राय को इसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करनी है। एक बार जब ये किसी के हाथ में पहुंच जाता है तो वे जीत जाएंगे। दादाजी कहते हैं कि वे अक्सर वेरोनिका के साथ ये खेल खेलते हैं और निष्पक्षता के लिए शुरुआत में राय के पास गोला रखने की पेशकश करते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि उनसे कहीं अधिक कुशल जादूगर के खिलाफ जीतना मुश्किल होगा। लेकिन क्योंकि दादाजी ने एक बाधा निर्धारित की है इसलिए यह असंभव नहीं है। वो दादाजी से कहते हैं कि वो शुरू करने के लिए तैयार है। दादाजी अपने हाथ ऊपर उठाते हैं और कहते हैं कि शुरू करने का समय हो गया है। रे कहते हैं ठीक है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी प्रतिक्रिया दे, माना तुरंत उससे दूर हो जाती है जिससे वो चौंक जाता है। यह इतनी तेज है कि वो कुछ नहीं कर सकता और अब गोला दादाजी के हाथ में है। राय गति से हैरान है और कहता है कि इस बूढ़े व्यक्ति के पास निश्चित रूप से कुछ हाथ है। दादाजी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वो पहला सवाल पूछेंगे जो है, राय ने जादू किससे सीखा? राय ने बताया कि उसने खुद से सीखा है। दादाजी कहते हैं कि राय ने एक ही दिन में उसे 2 बार चौंका दिया। राय पूछता है कि क्या ऐसा बहुत कम होता है और दादाजी कहते हैं कि अगर राय गेम जीत जाता है तो वो सवाल का जवाब देंगे क्योंकि यह नियमों का हिस्सा है। राय कहता है कि वो अगला
राउंड शुरू करना चाहेगा। फिर हम दादाजी को हंसते हुए सुनते हैं और देखते हैं कि राय खाली हाथ है क्योंकि दादाजी ने ये राउंड भी जीत लिया है। वो कहते हैं कि इस प्रतियोगिता का नतीजा पूरी तरह से मैना को संभालने की क्षमता पर निर्भर करता है और शकल की संख्या मायने नहीं रखती, लेकिन वो सोचता है कि वो सिर्फ अपने बारे में जानकारी दे रहा है और इस गति से उसे दादाजी से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए उसे इसे जीतने के लिए एक अलग तरीका इस्तेमाल करना होगा। दादाजी कहते हैं कि उन्हें अपना खेल जारी रखना चाहिए और वो उन दोनों के बीच गोला रख देता है। दोनों उसे आगे पीछे खींचने लगते हैं क्योंकि हवा उसके चारों ओर वापस लड़ती है। राय अपने बाएं हाथ में जादू भरने लगता है और दादाजी को कुछ अलग महसूस होता है। राय जीत जाता है और दादाजी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि उसने अपनी रणनीति बदल ली है। रे कहते हैं कि उनके अपने तरीकों का इस्तेमाल करने के खिलाफ कोई नियम नहीं है। दादाजी कहते हैं कि यह एक बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण है और राय से आगे बढ़कर कुछ भी पूछने को कहते हैं। रे पूछता है कि मैना वास्तव में क्या है और दादाजी कहते हैं कि मैना सबसे मौलिक तत्व है जिससे दुनिया की सभी चीजें बनी है। इसे न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, लेकिन बिजली गिरने, आग या ओलों की तरह हम इसकी गतिविधियों को माध्यमिक घटनाओं के माध्यम से देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत कम इंसान मैना को समझने की संवेदी क्षमता के साथ पैदा होते हैं। हालांकि मैना को समझने में सक्षम होने का मतलब जादू का उपयोग करने में सक्षम होना नहीं है। मैना को समझने और उसे नियंत्रित करने की प्रतिभा पूरी तरह से अलग अलग क्षेत्र है। राय पूछता है कि क्या प्रतिभा से उसका मतलब मैना को नियंत्रित करने की क्षमता से है। दादाजी सोचते हैं कि ये दूसरा प्रश्न है, लेकिन वो इसे छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि सही है, इसका मतलब है मैना बनाने वाले अलग अलग तत्वों को अलग करने और उन्हें सही अनुपात में जोड़ने की क्षमता। आमतौर पर जो लोग खुद को अच्छी तरह से समझते हैं उनमें जादूगर के रूप में अधिक प्रतिभा होती है। एक तरह से जादू अपने भीतर के आत्मा को तलाशने का एक अनुशासन है। एक कहावत है कि जाता है माना उन लोगों को हाथ हिलाता है जो खुद के प्रति ईमानदार है। राय शब्दों के बारे में सोचने लगता है, सोचता है कि उनका क्या मतलब है। अगले गेम में जैसे ही दादाजी उसे वापस खींचने लगते हैं वो राय की ओर बढ़ता है, जिससे दादाजी हैरान हो जाते हैं। वे कहते हैं कि रखरखाव का तत्व संभालना सबसे कठिन माना जाता है। फिर भी राय वास्तविक समय में इसकी विशेषताओं को समझकर इसे कैसे नियंत्रित करना सीख रहा है। रे का आकार और राहत और दादाजी पूछते हैं कि उसका अगला सवाल क्या है। राय कहता है कि वो जादूगरों के दिलों में मौजूद छल्लों के बारे में और जानना चाहता है। दादाजी बताते हैं कि उन्हें मैना को रखने के लिए घेरे बर्तन के रूप में सोचा जा सकता है। हवा में मैना अपने आप ही बनाए गए छल्लों में जमा हो जाएगा और एक बार के शोधन के बाद इस प्रक्रिया में तत्व वितरण जादूगर की संरचना के आधार पर अलग अलग होगा। राय पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि शोधन प्रक्रिया हवा में मौजूद मैना की तुलना में मैना का उपयोग करना आसान बनाती है, और दादाजी इसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन कहते हैं कि एक और महत्वपूर्ण कारण है। राय पूछता है कि क्या हवा में मैना का उपयोग कुछ बार करना ठीक है। दादाजी कहते हैं हाँ, लेकिन अगर लगातार किया जाए तो इससे मैना विषाक्तता हो जाएगी। आमतौर पर प्रतिक्रिया जैसे ही कोई जादूगर हवा में मैना का इस्तेमाल करता है तो ये तुरंत शुरू हो जाता है। उन्हें धुंधलापन, नींद, बेकाबू हंसी या दुख के कारण रोना बंद न हो पाना महसूस हो सकता है। कुछ को बहुत अधिक गुस्सा भी आ सकता है। मैना पॉइजनिंग के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं और एक बार जब ये लक्षण बढ़ जाते हैं तो ये स्थायी मानसिक बीमारी में बदल सकते हैं। राय को आश्चर्य होता है कि क्या मैना और भावनाएं एक दूसरे को प्रभावित करती है। अपरिष्कृत मैना का उपयोग करने से उपयोगकर्ता उन्मादी हो जाता है। यही कारण है कि वो हाल ही तक मैना पॉइजनिंग से मुक्त था। वो भावनाओं को महसूस नहीं कर सकता था। राय फिर पूछता है कि क्या कोई मैना पॉइजनिंग से प्रतिरक्षा के साथ हवा में मैना का उपयोग कर सकता है। क्या उन्हें कोई बड़ा फायदा होगा। दादाजी कहते हैं कि यह एक अनोखा विचार है, लेकिन उन्होंने पहले कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति होता तो वो परिष्कृत मैना का उपयोग करने वाले जादूगरों से तुलना नहीं कर पाता। चूंकि उनके आसपास हवा में अनंत मात्रा में मैना होता है, इसलिए उन्हें रोकना असंभव होगा। दादाजी फिर राय से पूछते हैं कि क्या उसने कोई सपना देखा है। राय पूछता है कि क्या उसका मतलब नींद से है, और दादाजी स्पष्ट करते हैं कि उनका क्या मतलब है, वो भविष्य में क्या करना चाहता है। राय कहता है कि उसे कुछ करना है। दादाजी पूछते हैं कि वो क्या है, और राय कहता है कि उसे किसी को मारना है और किसी को बचाना है। फिलहाल उसके यही दो लक्ष्य है। दादाजी कहते हैं कि उन्होंने कई लोगों को पहला दावा करते सुना है, लेकिन दूसरा दावा उन्होंने पहली बार सुना है। फिर वो रे से पूछते हैं कि क्या वो उनसे जादू सीखना चाहेगा। रे हैरान रह जाता है, ये सोचकर कि चार घेरे वाला एक जादूगर एक अनाथ को जादू क्यों सिखाना चाहेगा। वो अपने उद्देश्य को नहीं समझ पाता और सोचता है कि क्या दादाजी उससे कुछ चाहते हैं। दादाजी समझ जाते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और कहते हैं कि उन्हें वैसे कुछ नहीं चाहिए। राय एक पल के लिए सोचता है और तय करता है कि वो ऐसा करना चाहता है। हाँ कह देता है। दादाजी मुस्कुराते हैं और वेरोनिका को कमरे में आने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि वो छिपकर सुनने की कोशिश नहीं कर रही थी, और वो कहते हैं कि वो जानते हैं और जानते हैं
कि वो किस तरह के इंसान है। वो उसे बैठने के लिए कहते हैं। वो पूछते हैं कि क्या उसे याद है कि उन्होंने माल्टा और जेल्फिन को अनाथालय से क्यों लाया था। वो कहती है कि यह अपने ज्ञान को विरासत के तौर पर छोड़ने के लिए, और वो कहता है कि ये सही है, ये उसके ज्ञान का एक हिस्सा है, तो उसे ध्यान से सुनना चाहिए। ये इंद्रधनुष के बारे में है। उसने सुना कि वे उसे ढूंढ रहा था। इंद्रधनुष एक ऐसी कहानी है जो प्राचीन काल से चली आ रही है और अब भी बहुत से लोग हैं जो इसे चाहते हैं। दुनिया उसे ढूंढ रही है। इंद्रधनुष को लेकर सैकड़ों सिद्धांत हैं, लेकिन वो सब एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। जो इंद्रधनुष को ढूंढ लेता है वो भगवान जैसा प्राणी बन सकता है, कुछ भी कर सकता है। रे और वेरोनिका दोनों भ्रमित हैं, पूछ रहे हैं कि भगवान क्या होता है। दादाजी सरलता से समझाते हैं, वो सर्वशक्तिमान प्राणी है जो इस दुनिया में कुछ भी लागू कर सकते हैं। रे कहता है कि शायद इसीलिए जादूगर भी उसे ढूंढ रहा था। फिर वेरोनिका इंद्रधनुष के बारे में पूछती है, लेकिन एक पत्थर फेंकने से कांच टूट जाता है। वो सीधा वेरोनिका की तरफ उड़ता है, जो चिंतित दिखती है। रे अपना हाथ बढ़ाता है और उसे कंधे से पकड़ता है, पत्थर को रोकता है, लेकिन कांच के टुकड़े हिलना बंद हो जाने से उसका हाथ टूट जाता है। वेरोनिका भी सारे कांच देखती है और समझ जाती है कि वो वेरोनिका ने कहा कि वो अब हिल नहीं रही है और यह हवा का जादू है। वो रे की तरफ देखती है और हम देखते हैं कि वो थोड़ा नाराज दिख रहा है। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी वही भाव नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है। वो कहता है कि उसने अपने एक हाथ को बेकार करके उन्हें स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है, लेकिन उनका बुक स्टोर के बारे में अनुरोध को रोकने का कोई इरादा नहीं है। जब हम उन्हें भागते हुए देखते हैं तो दादाजी उसे धन्यवाद देते हैं, ये कहते हुए कि उसने उन्हें फिर से बचा लिया और उसे ये करना चाहिए, लेकिन वो शारीरिक रूप से अक्षम है। उसे उम्मीद है कि वेरोनिका रे की चोट को ठीक कर सकती है। वो उसके हाथ पर अपना जादू चलाती है और उसे बताती है कि यह जल्द ही हो जाएगा। रे बस भ्रमित है, ये कहते हुए कि यह किसी और की छोटी सी चोट है, और सोचती है कि क्या वास्तव में इसके लिए आंसू बहाने लायक है। वो उसे बताती है कि अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो यह उसकी त्वचा पर निशान छोड़ देगा, लेकिन रे को लगता है कि निशान मददगार होंगे क्योंकि वे अतीत के दुश्मनों से सम्मान के निशान है। यह उसे बहुत अच्छा लगता है। दादाजी वेरोनिका से कहते हैं कि घेरा बनाने से पहले जादू का उपयोग न करें, ये कहते हुए कि उसने जादू का उपयोग किया है। हवा से बहुत ज्यादा मैना आ रही है। वो सिर हिलाती है और कहती है कि वो समझ गई है। राय कहता है कि वे काफी देर से पत्थर फेंक रहे हैं। दादाजी कहते हैं कि इसे शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है और यह शायद किसी और के अनुरोध के कारण है। कोई दुकान खरीदने के लिए बार बार ऑफर दे रहा था, इसलिए यह उनकी करतूत होने की पूरी संभावना है। राय पूछता है कि क्या दादाजी का बुक स्टोर बेचने का कोई इरादा नहीं है, और दादाजी कहते हैं कि अब तक उनका यही इरादा था, लेकिन यह असहनीय होता जा रहा है। आधे साल पहले जब उन्होंने ये बुक स्टोर खोला था अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करने के लिए, एक ऐसी जगह जिसमें उन्होंने अपना जीवन लगा दिया था, वेरोनिका उनकी शर्ट खींच रही थी और वो और दूसरे बच्चे उन्हें बुक स्टोर खोलने पर बधाई दे रहे थे। वे बहुत खुश दिख रहे थे। यह एक बहुत ही अच्छा पल था। वे कहते हैं कि वे अपनी जीवन शैली से काफी संतुष्ट हैं, बच्चों से मिल पा रहे हैं और उन लोगों का स्वागत कर पा रहे हैं जिन्हें किताबों की जरूरत है। हालांकि उनकी बीमारी के कारण वेरोनिका उनकी जगह स्टोर संभाल रही है। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे और सिर्फ बच्चों द्वारा चलाए जा रहे स्टोर से आसान कोई शिकार नहीं होगा। वेरोनिका दादाजी कहते हैं कि उन्हें दुकान बेचनी होगी और एक अच्छा घर ढूंढना होगा, लेकिन वेरोनिका चिल्लाती है कि वो इसे नहीं बेच सकते। वो कांपने लगती है और कहती है कि यही उनके सपने हैं। वो बचपन से ही एक किताबों की दुकान चलाना चाहते थे। दादाजी उसके विचार के लिए उसे धन्यवाद देते हैं, लेकिन कहते हैं कि हर चीज हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। वो कहती है कि वो ऐसा नहीं करना चाहती। उसके चेहरे से आंसू बह रहे हैं और वो कहती है कि वो दुकान बंद नहीं करना चाहती। इससे भी बढ़कर वो अपने दादाजी को गायब होते नहीं देखना चाहती। हम देखते हैं कि वो वास्तव में उनकी कितनी परवाह करती है। दादाजी भी रोने लगते हैं। वो दौड़कर उन्हें गले लगाती है और वे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि उन्होंने उस पर बहुत अधिक बोझ डाल दिया है। राय अपने बर्तन को घूरता है और सोचता है कि यह लाल गुलाबी रंग क्या है। कुछ देर बाद काली बारिश शुरू हो जाती है और वेरोनिका बताती है कि दादाजी की बीमारी को शाश्वत नींद की बीमारी कहा जाता है। ये 2 महीने पहले शुरू हुई थी और उनकी नींद की अवधि लंबी और लंबी होती जाएगी जब तक कि वो फिर कभी अपनी आंखें नहीं खोलते। वो हिल नहीं सकते। अब वो दिन में केवल 2 से 3 घंटे ही जाग सकता है। वो पूछती है कि क्या वे कल वापस आ सकता है, क्योंकि दादाजी आमतौर पर सुबह उठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो खुश होती है कि उसका रेनकोट उसके साइज के हिसाब से है और वो उससे कहती है कि वो कल उससे मिलेगी। राय को जोसेफिन के रोने की याद आने लगती है। हालांकि वो दूसरों के दुख को समझ नहीं पाता। वो उन्हें दिलासा देने के लिए कुछ शब्द और हरकतें जानता है। वो वेरोनिका से कहता है कि चिंता न करे क्योंकि सब ठीक हो जाएगा। वो ये सुनकर हैरान हो जाती है और फिर से रो पड़ती है और उसे धन्यवाद देते हुए वो चला जाता है। बाहर सड़क पर राय सोचता है कि वे कहाँ गए। 8वीं गली जहाँ किताबों की दुकान है वो जेफर्स गिरोह की है और वे बच्चे भी वहीं के होने चाहिए। वो सोचता है कि क्या वे सभी काली बारिश के कारण अपने ठिकाने पर लौट आए हैं। वो जेफर का ख्याल रखने की योजना बना रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे अपनी योजना में थोड़ा बदलाव करना होगा। वो कबाड़खाने से अपना रास्ता बनाना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि उसे फिलिप की तलाश करनी है क्योंकि वो शायद उसके और जेफर के बीच मुलाकात का इंतजाम कर सकता है। फिर वो कुछ देखकर रुक जाता है। एक कंटेनर के बाहर लोग देख रहे हैं।
राय केड्रिक के गैंग के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ये सोचकर हैरान रह जाता है। अंदर झांकने पर वो देखता है कि केड्रिक किसी को मार रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि फिलिप है। ये देखकर वो चौंक जाता है। केड्रिक उसे घमंडी कमीना कहता है और कहता है कि उसके जैसों को देखकर उसका खून खौल उठता है। फिर उसे बाहर एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो हैरान रह जाता है कि क्या हो रहा है। तभी दरवाजा खुलता है और वे एक लड़के को बालों से पकड़ रहा होता है। हम देखते हैं कि उसने अब तक सभी लड़कों का ख्याल रखा है और वो अंदर आता है और केड्रिक को पुकारता है। केड्रिक हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या वे का भी इस लड़के से कुछ लेना देना है। वे देखता है और देखता है कि फिलिप खून से लथपथ है। ऐसा नहीं लगता कि वो ठीक है।